एपिसोड 21। अर्जुन का अपने बिहेवियर के लिए दिव्या से माफी मांगना उसे अजीब लगा। दिव्या ने हाँ में सर हिला दिया। अर्जुन, आपको कुछ भी चाहिए हो तो कमरे से ही आवाज दे दिया कीजिए, आपकी सेवा में सभी हाजिर है। दिव्या ने हाँ में सर हिला दिया। अर्जुन, हुकुम सा रात तक ही वापस आएंगे, उन्होंने हमसे कहा था हम आपको कह दें कि आप उनके लिए खाने का इंतजार मत कीजिएगा। दिव्या चुप रही। अर्जुन चला गया। ये क्या था? यह वही अर्जुन जी है जो कल तक हम पर इतना रौब झाड़ रहे थे। दिव्या कुछ और सोचती इसके पहले आभा आ गई और उसके पास बैठते हुए कहा, ओहो रानी सा, आपका कमरा तो बड़ा ही प्यारा है। दिव्या ने आज जी भरकर कमरे की ओर देखा। आभा ने हंसते हुए कहा, तुमने अब तक नहीं बताया कैसे हुई शादी? दिव्या, वो छोड़ो ना, चलो, हमने तुम्हारे लिए राजस्थान का मशहूर लिट्टी चोखा और दाल बाटी बनवाई है, चलो चलकर खाते हैं। दिव्या आभा के साथ डाइनिंग रूम में आ गई। आभा को खिलाने के बाद दिव्या ने उसे उसके कमरे में जाने के लिए कह दिया। दिव्या आदित्य के आने का इंतजार कर रही थी। वो उसके लिए भूखी बैठी हुई थी। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद दिव्या उठ गई और खाने को ढक कर अपने कमरे में वापस आने लगी। अर्जुन ने बाहर से देखा दिव्या बिना खाए ही जाने लगी तो अर्जुन ने आवाज दी, रानी सा, खाना तो खा लीजिए। दिव्या ने एक बार डाइनिंग टेबल की ओर देखा, फिर बिना बोल ही कमरे की ओर जाने लगी। दिव्या के कमरे में जाते ही आदित्य महल में आ गया। अर्जुन उसके पास आने लगा। हुकुम सा, वो रानी सा बिना खाए ही कमरे में चली गई है। आदित्य ने कमरे की ओर देखा, फिर पास खड़े सेवक को इशारा करके प्लेट लगवाई और कमरे में आ गया। अर्जुन ने अपने लिए खाना लिया और एक कमरे में चला गया। दिव्या आदित्य के आते ही डर गई। देखा तो आदित्य था, तब जाकर उसे थोड़ा सुकून मिला। आप हैं, हमें लगा आपको लगा राजवर्धन। आदित्य ने प्लेट रखवाई और सेवक को भेज दिया। दिव्या ने कमरे की कुंडी लगाई और आकर बैठते हुए बोली, आप इतनी देर से क्यों आए? दिव्या को रियलाइज हुआ कि उसे आदित्य से ऐसे सवाल करने का कोई हक नहीं है तो वो चुप हो गई। आदित्य ने उसे डांटते हुए कहा, हमारा छोड़िए, आप इतनी देर तक भूखी क्यों है? हमने अर्जुन से कहलाया था ना आपको खाने के लिए? दिव्या ने धीरे से कहा, वो हम आपके साथ। आदित्य ने एक निवाला तोड़ा और दिव्या को अपने हाथ से खिला दिया। मुंह खोलिए। दिव्या ने निवाला खाया और उसकी आंखों में देखकर मन में बोली, ये तो कौन कहता है इनमें फीलिंग्स नहीं है। शायद ये सबके सामने खुद को हमेशा बनावटी बनाकर रखते हैं, वरना इन्हें हमेशा हमारी इतनी परवाह क्यों रहती? आदित्य ने दिव्या का जुटा ही खाते हुए कहा, ज्यादा मत सोचिए, आप सिर्फ हमारी जिम्मेदारी और हमारे महल के लिए एक ट्रॉफी है और कुछ नहीं। दिव्या को सुनकर बुरा लगा। उसने हैरानी से देखा। आदित्य ने उंगलियां चाटते हुए कहा, हाँ, हमने प्रजा के लिए शादी की। आज का खाना अच्छा था, माँ सा हमेशा ही अच्छा बनाती है। आदित्य हाथ धोने लगा। दिव्या ने धीरे से कहा, आप तो घेवर खाना छोड़ चुके थे ना? आदित्य को एहसास हुआ कि उसने आज ना जाने कितने सालों बाद मालपुए और घेवर खाया है। दिव्या ने प्यार से कहा, अच्छे थे, पर मासा जैसे नहीं होंगे ना? आदित्य की आंखें नम हो गई। दिव्या ने देखते ही कान पकड़कर कहा, सॉरी हुकुम सा, हमने कुछ गलत कह दिया क्या? हमें माफ कीजिए, हमें मासा का नाम नहीं लेना चाहिए था। आदित्य ने दिव्या के हाथ नीचे किए और कहा, आपकी कोई गलती नहीं है। खाने का स्वाद बिल्कुल मासा की तरह ही था, बिल्कुल ज्यों का त्यों। हम पल भर के लिए भूल ही गए थे कि अब मासा नहीं रही और हम उनके हाथ का नहीं खा रहे। दिव्या आदित्य की आंखों में देखने लगी। तभी आदित्य ने नजरें चुराई और बर्तन भेजकर सोने लगा। दिव्या पास आकर लेट गई। आदित्य को दिव्या के इत्र की खुशबू तेज आ रही थी। दिव्या ने धीरे से कहा, आप शादी नहीं करना चाहते थे? आदित्य ने उसकी ओर शक्ल करके कहा, हाँ, हम शादी नहीं करना चाहते थे। दिव्या ने फेक स्माइल दी और उसकी ओर पीठ करके सोने लगी। आदित्य को बुरा लगा कि उसने सीधे ही दिव्या को ऐसे कैसे बोल दिया। दिव्या को नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद आदित्य नींद में दिव्या के साइड खिसक आया, तब उसे रियलाइज हुआ कि वहां कोई नहीं था। आदित्य घबराकर उठ गया और आसपास देखा तो वहां दिव्या नहीं थी। बाथरूम की लाइट्स भी ऑफ थी। आदित्य दिव्या का नाम पुकारता हुआ घबराते हुए बाहर हॉल की ओर आ गया। ऊपर के आभा के कमरे से दिव्या और आभा आंखें मलते हुए बाहर आकर बोली, क्या हुआ इतनी रात में? आदित्य ने झपक कर दिव्या के पास आकर उसे गले लगा लिया। अर्जुन भी आवाज सुनकर आंखें मलता हुआ बाहर आया। ऊपर दिव्या और आदित्य को ऐसे लिपटा देख उसके तो होश ही उड़ गए। उसने हैरानी से दोनों की ओर देखा। आभा शर्मा गई और दोनों की बलैया लेने लगी। अर्जुन उनके पास आया और आभा को बाजू से पकड़कर कमरे की ओर ले आया। आभा ने हाथ छुड़ाते हुए कहा, क्या कर रहे हैं आप? इतना रोमांटिक सा सीन चल रहा था, देखने तो देते। अर्जुन ने टाइट आवाज में कहा, हुकुम सा और रानी सा कोई तमाशा नहीं है जो आप ऐसे देखेगी। आभा मुंह बना रही थी। अर्जुन अपने कमरे की ओर जाने लगा और मन में कहा, हुकुम सा की शादी को तो एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ और वो इतनी जल्दी इतना कैसे बदल गए? आदित्य ने दिव्या को गले लगाए हुए कहा, हमें लगा राजवर्धन ने आपको। दिव्या ने अपने लिए फिक्र महसूस की और मुस्कुराकर बोली, आपके होते हुए आपकी पत्नी को कोई चुरा सकता है क्या?
आदित्य को महसूस हुआ कि वो किस हालत में खड़ा है, तो उसने तुरंत दिव्या को छोड़ दिया और कड़क आवाज में कहा, आप रात में कमरे से बाहर नहीं जाएंगे। पत्नी है आप हमारी, हमारे पास ही रहेंगी। दिव्या ने धीरे से कहा, पत्नी है। आदित्य को वो बात याद आ गई जब उसने दिव्या को जिम्मेदारी और ट्रॉफी बोला था। उसने अपनी बात दोहराते हुए कहा, आप हमारी पत्नी है। अर्जुन वहीं से गुजर रहा था। उसने फिर से आदित्य को दिव्या पर हक झाड़ते देखा तो मन में कहा, हुकुम सा, दिव्या सा से प्रेम करने लगे हैं। ये तो अच्छी बात है, पर मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? क्योंकि जो आदमी हमेशा मुंह बनाकर घूमता रहता था और लोगों को गुस्सा ही करता रहता था, वो अब किसी की परवाह भी कर रहा है। अर्जुन चला गया। दिव्या ने आसपास देखा और बोली, रात बहुत हो गई है, हमें नींद आ रही है, जाएं? आदित्य ने हाँ में सर हिलाया और दिव्या लहंगा संभालते हुए कमरे की ओर चली आई। आदित्य पीछे पीछे चला आया। दिव्या सो गई। सुबह जब वो उठी तो आदित्य अकेले में बड़बड़ा रहा था। दिव्या उठकर बैठ गई। थोड़ी देर में उसे समझ आया कि आदित्य बड़बड़ा नहीं रहा, बल्कि उसके कान में ब्लूटूथ लगा हुआ था और वो बात कर रहा था। दिव्या नहाने चली गई। थोड़ी देर बाद कमरे में आई तो वहां आदित्य नहीं बल्कि आभा थी। आभा ने दिव्या के कपड़े देखकर कहा, वाओ, कितना जम रहा है ये रंग तुम पर। दिव्या ने खुद को शीशे में देखा और मन में कहा, हमें तो खुद भी नहीं पता था कि हम पर कौन से रंग खिलते हैं, पर आदित्य सा को कैसे पता? आभा ने अपने फोन में दिव्या की तस्वीर लेते हुए कहा, ये मेजेंटा पिंक कलर तुम्हारे लिए ही बना है लगता है। दिव्या को बाहर कुछ आवाज आई तो वो बाहर जाने लगी। आभा पीछे पीछे आए। दिव्या ने देखा आदित्य हॉल में गुस्से में तोड़ फोड़ कर रहा था। आदित्य ने बड़ा सा फूलदान गिरा दिया। वो दिव्या के पैर पर गिरने वाला था। जैसे ही आदित्य ने दिव्या को देखा वह रुक गया। दिव्या ने डरी हुई आवाज में कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? अर्जुन भी आवाज से आ गया और ये सब दिव्या के लिए नया था, इसलिए उसे अंदर भेजने की कोशिश करने लगा। रानी सा, आप अंदर रहिए। दिव्या ने धीरे धीरे नामे सर हिलाकर कहा, नहीं, हुआ क्या है ये तो बताइए। आदित्य वहां से चला गया और महल के बाहर निकल गया। दिव्या ने हैरानी से अर्जुन से कहा, क्या हुआ है? अर्जुन ने आभा की ओर देखा। दिव्या ने आभा को कमरे में भेज दिया। अर्जुन ने कहा, वो हुकुम सा परेशान है क्योंकि राजवर्धन ने उन्हें चुनौती दी है। दिव्या ने हैरानी से कहा, चुनौती? कैसी चुनौती? अर्जुन ने धीरे से कहा कि वो हुकुमसा के सामने उनकी पत्नी को उठा ले जाएगा और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। दिव्या ने गुस्से में कहा, उस राजवर्धन की इतनी हिम्मत, उसे तो हम। दिव्या आगे जाने को हुई कि अर्जुन ने रोकते हुए कहा, हुकुमसा का आदेश है, आपको महल से बाहर कदम भी न रखने दिया जाए। दिव्या ने हैरानी से देखते हुए कहा, इसमें हमारी क्या गलती? हमने कुछ ऐसा नहीं किया है कि हम पर पाबंदियां लगाई जाए। अर्जुन आपकी सुरक्षा के लिए ही है, आप बाहर नहीं जाएंगी। दिव्या गुस्से में अपने कमरे की ओर चली गई। आदित्य ने अर्जुन को फोन किया। दिव्या का ध्यान रखना, वो महल के बाहर नहीं जानी चाहिए। हम अपने कुछ आदमियों के साथ राजवर्धन का पता लगा रहे हैं। अर्जुन ने हाँ कहकर फोन रख दिया। दिव्या को परेशान देखकर आभा ने कहा, क्या हुआ तुझे? दिव्या ने नामे सर हिला दिया। आभा, तेरी ये राजस्थानी पोशाक तो बहुत प्यारी है, एक बार पहनने देगी? कोई भी चलेगी, देना, मुझे मेरे सोशल मीडिया पर अपलोड करनी है। दिव्या ने थोड़ा उदासी से कहा, तुझे हमेशा सोशल मीडिया का ही पड़ा रहता है। उसने देखा आभा उदास हो रही है तो मुस्कुरा कर कहा, सॉरी, हम मजाक कर रहे थे, रुको। दिव्या ने कबर्ड खोलकर कहा, लो, जो चाहिए पहन लो, सब तुम्हारा ही है। आभा बहुत एक्साइटेड हो गई और सारे कपड़े फैलाने लगी। उसने एक सेम दिव्या की पोशाक की तरह ही पोशाक निकाली और कहा, देख, ये तो बिल्कुल उसी जैसी है। अब हम सेम तैयार होकर पिक्चर्स लेंगे। आभा तैयार होने लगी, पर दिव्या के मन में तो अब भी आदित्य का ख्याल चल रहा था। आभा बिल्कुल दिव्या की तरह तैयार हो गई और उसके साथ पिक्चर्स क्लिक करने लगी। आभा को बाहर से कुछ आवाज आए और उसने कहा, मैं नीचे गार्डन में जाकर पिक्चर्स ले लूं। वहां नई नई स्पीशीज के प्लांट्स है, मुझे फ्लावर्स के साथ पिक्स लेनी है। दिव्या ने हाँ में सर हिला दिया। आभा चली गई और दिव्या कुछ सोचने बैठ गई। आदित्य सा हमारे लिए केयरिंग तो है, पर हम उनके दिल में अपने लिए प्यार कैसे जगाए? अगर राजवर्धन ने हमें किडनैप कर लिया तो हुकुमसा को हमारी कमी लगेगी। हाँ, वो हमें उनके दिल में अपने लिए फीलिंग्स जगानी है और यूं हाथ पर हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा। हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। दिव्या सोच ही रही थी कि उसे आभा का ध्यान आया। अरे, हम तो आभा को अकेला छोड़ दिए। वो तो महल में हमारे सिवा किसी को जानती भी नहीं। इतने बड़े महल में कहीं भटक गई तो। दिव्या आभा को ढूंढते हुए बाहर आ गई। बाहर बहुत ढूंढने के बाद भी उसे आभा नहीं मिली। दिव्या ने अर्जुन को आवाज दी, अर्जुन सा, अर्जुन सा। अर्जुन ने दिव्या की आवाज सुनी तो डरकर भागता हुआ गार्डन में आया। दिव्या ने घबराते हुए कहा, हमारी आभा नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई, प्लीज ढूंढिए उन्हें। अर्जुन ने 2 कदम आगे बढ़ाए ही थे कि उसके पैर के नीचे कुछ आया। उसने देखा तो वो दिव्या की नथ थी। अर्जुन ने दिव्या की ओर देखा तो दिव्या ने नथ पहन रखी थी।
अर्जुन ने नथ उठाकर दिव्या की ओर करके कहा, ये। दिव्या ने घबराते हुए कहा, ये तो आभा ने। अर्जुन समझ गया कि राजवर्धन के आदमी दिव्या समझकर आभा को उठा ले गए। अर्जुन ने दिव्या की ओर देखा तो दिव्या भी समझ गई। दोनों एक साथ महल के बाहर भागे। मुख्य द्वार पर ड्राइवर ने कार रोकी और दोनों को बैठा लिया। दिव्या ने रोते हुए धीरे से कहा, ये सब हमारी लापरवाही है, हमें आभा का ख्याल रखना चाहिए था। अर्जुन ने मन में कहा, ये तो अच्छी बात है कि रानीसा को कुछ नहीं हुआ, वरना हुकुमसा पर आभा ना जाने किस हाल में होगी। अर्जुन को आभा की फिक्र हो रही थी। दिव्या और अर्जुन राजवर्धन के अड्डे पहुंच गए। वहां दिव्या को अपनी एक पायल पड़ी दिखी। अर्जुन ने दिव्या की ओर देखा तो उसने हाँ में सर हिला दिया। अर्जुन और दिव्या भागते हुए पतली गलियों से अंदर नाथमल हवेली की ओर आए और आसपास देखने लगे। दिव्या को अंदाजा था कि उसके बिना बताए आने से आदित्य बाद में तमाशा कर सकता है, पर उसके पास अपना फोन भी नहीं था, क्योंकि वह तो आदित्य ने पहले ही तोड़ दिया था। अचानक अर्जुन ने कहा, भाभी सा, आप यहीं रुकिए, अगर आप हवेली में खो गई तो आपको ढूंढना मुश्किल होगा। दिव्या ने ना में सर हिलाकर कहा, नहीं, अगर आप अकेले खोजेंगे तो बहुत समय लगेगा, हम रिस्क नहीं ले सकते, और वैसे भी यहाँ थोड़ी चहल पहल है। अर्जुन के दिमाग में बस ये चढ़ा कि यहाँ भीड़ है। उसने एक कदम पीछे करके कहा, आभा यहाँ नहीं हो सकती। दिव्या ने हैरानी से कहा, क्यों? अर्जुन, राजवर्धन इतना भी मूर्ख नहीं है कि हलचल वाली जगह उन्हें रखे, पर वो यहीं कहीं पास ही है। अर्जुन ने गन निकाली और आसपास देखते हुए एक एक कदम संभल कर पीछे लेने लगा। दिव्या, हमें कुछ और लोगों को भी ले लेना चाहिए था। आदित्य ने अर्जुन को फोन किया। कॉल की आवाज से दिव्या कपकपा के डर गई। अर्जुन, फोन है। अर्जुन ने फोन उठाया और कहा, हुकुम सा। वो आभा को रानी सा समझकर उठा ले गया। आदित्य ने कहा, आप बिना आदमियों को लिए अकेले कैसे जा सकते हैं अर्जुन? दिव्या की सुरक्षा के लिए तो सोचा होता। अर्जुन, हम अभी नाथमल हवेली के पास है, जल्दी आ जाए। अर्जुन ने बात करके जैसे ही फोन रखा तो देखा, सामने दिव्या नहीं थी। अर्जुन आवाज देने लगा, रानी सा, रानी भाभी सा। दिव्या आभा को ढूंढने के लिए काफी दूर आ चुकी थी। वो बाहर से हवेलियां भी निहार रही थी। उसने आज तक इतनी सुंदर बनावट के महल नहीं देखे थे। दिव्या आसपास देखते हुए बहुत दूर आ गई और अर्जुन अब आभा के साथ साथ दिव्या को भी ढूंढने लगा। दिव्या एक सुनसान सी जगह पर आ गई। उसे अचानक आभा की चीख सुनाई दी, आह, कोई बचाओ मुझे। दिव्या ने देखा आवाज किसी अजीब से खंडर जगह से आ रही थी। वो बिना सोचे समझे अंदर जाने लगी तो देखा वहां पत्थरों से बनी हुई सीढ़ियां ऊपर जा रही थी। दिव्या ऊपर चली आई। उसके पैर की झांझर की आवाज उस बंद खंडर में गूंज रही थी। ऊपर आभा एक रस्सी से पिलर से बंधी हुई खड़ी थी। आभा ने चिल्लाया, कोई है? पास 4 आदमी खड़े थे। उन्होंने उसकी आवाज सुनकर हंसते हुए कहा, सुनो हो, क्या कह रही है? दूसरे ने मुझों को ताव देते हुए कहा, चिल्ला और जोर से चिल्ला, अठे कोई ना आन वाला। वो तो सरजी ने थे चाहिए, वरना थारे लिए तो हम ही काफी थे। आभा रोने लगी। दिव्या एक चट्टान से बने पिलर के पीछे से ये सब सुन रही थी। वो समझ गई कि वो आदमी अब तक इस बात से अनजान है कि ये वो नहीं आभा है। दिव्या का हाथ थोड़ा सा हिल गया और उसके चूहे की आवाज सबने सुन ली। एक पहलवान ने कहा, जा देख बथे। दिव्या ने एक कदम पीछे किया तो देखा पीछे दीवार थी और भागने की कोई जगह नहीं थी। दिव्या बहुत डर गई थी। अब तो उसकी पायल की आवाज भी आ गई। 2 आदमियों ने उसे देखकर पकड़ लिया और बीच में ले आए। चारों ने दिव्या और आभा को देखा और साथ बोले, जे दोनों एक सा काय तैयार है? दिव्या ने आभा को बचाने के लिए कहा, उसे छोड़ दो, रानी सा वो नहीं, हम हैं। आभा ने कहा, नहीं, मैं हूं रानी सा, उसे जाने दो। दोनों बार बार बोल रही थी। अचानक किसी के आने की आहट हुई। देखा तो सामने राजवर्धन सिंह खड़ा था। उसने आभा और दिव्या को साथ देखकर कहा, अबे गधों, 2 क्यों ले आए? जिसे खुला छोड़ा है वही रानी सा है, और ये किसे बांध दिया? राजवर्धन ने दिव्या की कलाई पकड़ ली। उसने आभा की ओर देखकर कहा, हमारी सहेली को छोड़ दो, अगर उसे कुछ भी हुआ तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। राजवर्धन ने दिव्या को देखकर कहा, और अगर अब वो जिंदा चली गई तो हुकुम सा हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसने आदमियों से कहा, अब उसका क्या करना है ये तुम सब सोच लो, मैं तो चला। राजवर्धन उसे खींचता हुआ लेकर जाने लगा। दिव्या ने चूड़ा उतारा और ऊपर से फेंका। वो रास्ते से जा रहे नीचे आदित्य पर गिरा। ये तो दिव्या। आदित्य भागता हुआ ऊपर आया। उसके आदमी उसके पीछे आए। दिव्या बहुत डरी हुई थी। वो चीखने लगी, छोड़ो, छोड़ो हमें। आदित्य ने ऊपर आकर देखा तो चारों आदमी आभा की ओर बढ़ रहे थे और आभा खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। आभा ने गुस्से में एक के चेहरे पर थूक दिया, आथू। उन्होंने साथ में आभा को थप्पड़ मारा और उसकी ओंठ से खून आने लगा। आभा डरी भी थी और सहमी भी। वो आभा के साथ कुछ करते इसके पहले ही आदित्य आ गया और उसने उन्हें रोकते हुए एक को पंच मारा और उसके साथियों ने बाकियों को पीटकर आभा को खोलना शुरू कर दिया। आभा ने चैन की सांस ली। आदित्य ने इशारा से पूछा, दिव्या? आभा ने अंदर किसी कमरे की ओर इशारा किया और घुटन के कारण बेहोश हो गई।
आदित्य भागता हुआ अंदर चला गया। उसके आने की आहट राजवर्धन पा गया था। उसने जल्दी कुंडी लगा ली। दिव्या ने जोर से चिल्लाया, हुकुम सा, बचाए। दिव्या खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी पर राजवर्धन की पकड़ मजबूत थी। दिव्या के रोने की आवाज सुनते ही आदित्य ने एक लात मारकर दरवाजा तोड़ दिया और अंदर आते ही कहा, तेरी तो मैं। आदित्य को देखते ही राजवर्धन की पकड़ हल्की हो गई और दिव्या ने खुद को छुड़ा लिया। दिव्या, छोड़िएगा नहीं इन्हें, इन्होंने हमें। आदित्य ने देखा दिव्या के गले पर रानी हार नहीं था बल्कि उंगलियों के निशान बने हुए थे। दिव्या ने गहरी सांस ली और आदित्य के पीछे खड़ी हो गई। आदित्य जब तक राजवर्धन को देखता तो खिड़की से कूदकर भाग चुका था। आदित्य के आदमियों ने चारों को मार दिया था। दिव्या अपना गला हल्के से पकड़कर लंबी सांस लेकर बाहर आई। बाहर अर्जुन भी था। उसने आभा को गोद में उठा रखा था और दिव्या डरी हुई आदित्य के पीछे पीछे खंडर से बाहर आ गई। सभी महल के लिए निकल गए। आदित्य उसे पकड़ सकता था पर उससे पहले दिव्या की फिक्र थी। दिव्या वैसे ही बहुत डरी हुई थी। आदित्य के उसे छोड़कर जाने पर वो और डरती, इसलिए आदित्य ने आज राजवर्धन को जाने दिया। कुछ ही घंटों में सब महल पहुंच गए। दिव्या के लिए गार्ड ने कार का दरवाजा खोला और फिर आदित्य के लिए अर्जुन ने। दिव्या उतरकर आभा को देखने लगी। उसने आभा को संभालने की कोशिश की पर वो बेहोश होने के कारण भारी लग रही थी। आदित्य, आप छोड़िए, उन्हें अर्जुन ले आएगा। अर्जुन ने सर हिलाया और आभा को गोद में उठाकर महल के अंदर ले आया। दिव्या अब भी बहुत डरी हुई थी। आदित्य ने दिव्या को देखकर कसकर मुट्ठी बांधी और गुस्से में दांत पीसकर अर्जुन से कहा, आपके होते हुए रानी सा राजवर्धन के पास कैसे गई? अर्जुन ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि दिव्या बोल पड़ी, माफ कीजिए हुकुम सा, पर इसमें अर्जुन सा की कोई गलती नहीं थी। आदित्य ने दिव्या को घूर कर देखा तो वो चुप हो गई। आदित्य, कमरे में जाइए। दिव्या, पर वो आभा। आदित्य ने अपनी बात को जोर देते हुए कहा, मैंने कहा कमरे में जाइए। दिव्या कमरे की ओर जाने लगी। आदित्य ने देखा दिव्या रोज से धीरे चल रही थी। अर्जुन, माफ कीजिए हुकुम सा, पता नहीं कब। आदित्य बिना अर्जुन की ओर देखे दिव्या के पास जाने लगा। अर्जुन ने आभा को उठाया और उसके कमरे में ले आया। अर्जुन आभा को बिस्तर पर लेटाकर पास बैठकर उससे बातें करने लगा। हम तो आप ही है सारी मुसीबत की जड़। क्या जरूरत थी रानी सा की तरह तैयार होकर बाहर घूमने की? और महल के गार्ड्स ने आपको कैसे नहीं देखा? तो असल में आप महल के बाहर जाकर पिक्चर्स ले रही थी। क्यों? सही कहा ना हमने? आभा अब भी बेहोश थी, वह उसका कोई जवाब नहीं दे रही थी। अर्जुन ने खुद के सर पर मारकर कहा, ये हम कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? हमें तो पता है ये बेहोश और हमारा जवाब नहीं दे सकती है। लगता है इनका ही असर हो गया है हम पर। अर्जुन उठकर कमरे से बाहर जाने लगा। इतने में आभा ने आधी बेहोशी में धीरे से आवाज दी, आह हाँ, हमें बचाने के लिए शुक्रिया। अर्जुन ने अब देखा आभा के हाथ में चोट लगी हुई थी और वो दर्द में कराहे जा रही थी। आह आह। अर्जुन से आभा की ये हालत देखी नहीं गई और वो कमरे से बाहर चला गया। कमरे में आते ही आदित्य ने दरवाजा बंद किया और दिव्या से कहा, तुम इतना धीरे चल रही थी, पैर में लगी है? दिव्या ने ना में सर हिला दिया और ड्रेसिंग टेबल के पास जाने लगी। वो अब भी लंगड़ा रही थी। आदित्य अचानक आकर उसे खींचकर एक घुटने के बल बैठकर दिव्या को अपनी थाई पर बैठा लिया। दिव्या बहुत ज्यादा डर गई। आदित्य ने दिव्या का पैर अपने हाथ में लिया और देखा तो पायल के पास जख्म हो गए थे। दिव्या तुरंत खड़ी हो गई और गुस्से में बोली, ये क्या कर रहे हो? ऐसे बिहेव करते हैं लड़की के साथ? आदित्य खड़ा हो गया और गुस्से में उसे लुक दिया। दिव्या चुप होकर बिस्तर पर बैठ गई। आदित्य ने गुलाबों को आवाज दी, चटक मटक, ओ चटक मटक। गुलाबों की कोई आवाज नहीं आई। आदित्य महल में इसलिए फीमेल स्टाफ नहीं रखता, जब भी जरूरत होती है सब लापता रहती है। आदित्य ने कबर्ड से ट्यूब निकाला और दिव्या के पास बैठकर लहंगा हल्का ऊपर कराकर पैर पर लगाने लगा। दिव्या हैरान थी, उसे अंदाजा नहीं था कि आदित्य हुकुम सा होकर उसके पैर छुएगा। खिड़की से आ रही हवा से दिव्या के सामने के बाल उड़ने लगे। दिव्या सहमी सी बैठी थी। आदित्य ने उसकी आंखों में देखकर कहा, ज्यादा दर्द हो रहा है? लगी कैसे? उस राजवर्धन ने? दिव्या, नहीं, वो उसने खींचा था तो पैर किसी पत्थर से टकरा गया था और पायल चुभ गई। आदित्य ने उसकी पायल उतार दी। दिव्या ने पैर ढके और बिस्तर पर टिककर बैठ गई। आदित्य, गले में भी लगाना है। दिव्या को याद आने लगा जैसे राजवर्धन ने उसका गला पकड़ा था। वो घबराने लगी। आदित्य, कोई नहीं आएगा, घबराए मत। हमें समझ नहीं आ रहा, महल में इतने कड़े पहरे के बावजूद वो आभा को ले कैसे गया? दिव्या ने कोई जवाब नहीं दिया। आदित्य बाहर की ओर चला गया। दिव्या ने घबराकर दरवाजा बंद कर लिया और सो गई। आदित्य जाकर सीसीटीवी फुटेज देखने लगा। तब उसे पता चला कि आभा दिव्या की तरह तैयार होकर महल के बाहर वीडियोस बना रही थी। हम भूल कैसे सकते हैं, अब सिर्फ दिव्या ही नहीं, आभा भी हमारी जिम्मेदारी है। पर यह जिम्मेदारी हमने अर्जुन को सौंपी थी। उन्हें इसलिए अपने साथ लेकर नहीं गए ताकि वो आभा और दिव्या की सुरक्षा कर सके। आदित्य अर्जुन के कमरे की ओर आने लगा।
उसे लगा मानो दिव्या ने उसे आवाज दी, तो वो वापस कमरे की ओर चला आया। आकर देखा तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। आदित्य ने यहाँ वहां देखा तो उसे खिड़की खुली दिखी। खिड़की से झांकने पर पता चला दिव्या सो चुकी है और नींद में हुकुम सा बड़बड़ा रही है। आदित्य को ताज्जुब हुआ, कोई नींद में किसी का नाम कैसे ले सकता है। आदित्य जाकर किसी दूसरे कमरे में सो गया। सुबह दिव्या ने उठते ही दरवाजा खोला और खुद को चपत लगाते हुए बोली, ये हमने क्या किया, हमें दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए था। हुकुम सा, वो कहाँ गए। दिव्या ने देखा कि वो नहाई नहीं है तो पहले नहाने चली गई। कुछ देर बाद जब दिव्या नहाकर निकली तो गुलाबो चाय निकाल रही थी। उसने दिव्या की ओर कप करके कहा, रानी सा चाय। दिव्या ने एक बार देखकर नजरें हटा ली और ड्रेसिंग टेबल के पास जाते हुए कहा, वहीं रख दो और जाओ। गुलाबो समझ गई कि दिव्या अभी परेशान है, इसलिए चाय रखकर उसके पास आई। दिव्या बैठकर आईने में खुद को देखते हुए गले का निशान ढकने के लिए हार पहन रखी थी। गुलाबो ने उसके हाथ से हार ले लिया। दिव्या ने अपने बाल समेट कर एक तरफ किए और गुलाबो हार पहनाते हुए बोली, माफी चाहूं सो थे जाने के लिए बोल चुकी हो और मैं थारे पास आ गई, पर थे जानो सो थे बहुत हिम्मत वाली सो। दिव्या ने उसकी ओर देखकर कहा, कल हमारे कारण आभा मुसीबत में पड़ गई। हम बार बार अपनी दोस्त के लिए खतरा बन रहे हैं, क्या करें। सोचकर एक काम करोगी, तुम आभा को बोलो हुकुमरानी सा नहीं चाहती कि उनके महल में कोई और भी रहे और हुकुम सा का उनसे ध्यान भटके। प्लीज बोल दो, हम चाहते हैं कि आभा यहाँ से चली जाए, पर हम बोल नहीं सकते। गुलाबो, मैं साची में ये बोलूं। दिव्या, हाँ। अचानक तालियों की आवाज आने लगी। दोनों ने आवाज के ओर दरवाजे पर देखा तो आभा खड़ी थी। आभा ने तालियां बजाते हुए कहा, बहुत खूब दिव्या, बहुत बढ़िया। दिव्या और गुलाबो के चेहरे के रंग उड़ गए। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर आभा की ओर। आभा ने अंदर आते हुए कहा, मुझे सेफ रखने के लिए खुद को इतना बुरा बनाएगी। मैं वही हूं जिससे तू हर बात खुलकर किया करती थी। दिव्या, बचपन से तू मेरे साथ ही रही है, चाहे स्कूल हो या हॉस्टल या फिर कॉलेज, और तू मुझे भगाना चाहती है। और अगर ये बात गुलाबो ने मुझसे कह भी दी होती तो भी मैं कैसे मानती। तू जानती है मैं तेरे लिए क्या हूं, फिर भी मुझे दूर करना चाहती है, क्यों। सिर्फ मेरी सेफ्टी के लिए। थोड़ा रुक कर, जो यहाँ हुआ वो बनारस में भी तो हो सकता था। मैं जानती हूं तुम मेरे अलावा किसी से अपने दिल के हाल नहीं बता सकती, पर अब तू मुझसे भी झूठ बोलेगी। दिव्या, तू वही है जिसने आज तक कभी झूठ नहीं बोला। आभा की बात सुनते ही दिव्या रोने लगी। आभा ने इशारा किया तो गुलाबो चली गई। हम क्या करते, तुम ही बताओ। ये दूसरी बार तुम्हारी जान पर बनाई थी हमारे कारण। एक बार तो हमने खुद को दाव पर लगाकर तुम्हारी जान बचा ली, अब क्या। दिव्या ने इतना कहा ही था कि उसे एहसास हो गया कि वह क्या बोल गई। आभा ने हैरानी से कहा, क्या मतलब है तेरा। दिव्या ने नजरें फेर ली और बोली, हमें आराम करना है, तुम भी जाकर आराम करो। आभा ने तेज आवाज में कहा, आराम आराम आराम। कितना आराम करना है तुम्हें, बोलो कितना, कितनी देर बाद आऊं। एक काम करते हैं, तुम यही सो जाओ, तुम्हारे उठने तक मैं यहीं बैठी हूं। उठकर मुझे जवाब देना, पर आज जवाब लिए बिना मैं जाने नहीं वाली। दिव्या ने हाथ जोड़कर कहा, हम रानी सा है यहाँ की, हमारी बात की थोड़ी तो इज्जत रख लो। आभा रानी सा होगी अपनी रियासत के लिए, मेरे लिए मेरी दोस्त हो, वो दोस्त जो बिना बताए मेरे लिए खुद मुसीबत मोल लेती है। अब बताओ क्या किया है हुकुम सा ने, उन्होंने पैसे के बदले तुम्हें खरीद लिया। दिव्या ने गुस्से में कहा, क्या कह रही हो, बस करो। आभा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तो बताना दिव्या, क्या हुआ है, तू यहाँ किस मजबूरी में रह रही है। दिव्या ने सर झुका लिया और बोली, ये शादी एक डील है जो पैसों के बदले हुई है, पर यह बात हुकुम सा नहीं जानते, हमारे और अर्जुन सा के बीच ही है। आभा ने हैरानी से कहा, डील, तूने डील की शादी की, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते, ये मत कहना तुम दोनों में पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं। दिव्या ने हाँ में सर हिलाकर कहा, हाँ, नहीं है, हम सिर्फ नाम के कपलज है, दोस्ती है हमारे बीच। आभा ने मन में कहा, तो अब तेरी दोस्ती को मोहब्बत में बदलने की जिम्मेदारी मेरी। दिव्या, छोड़ो ये सब, चलो नाश्ता कर लेते हैं। दिव्या ने आभा का हाथ पकड़ा और नाश्ता करने ले आए। दिव्या को डाइनिंग रूम की ओर जाता देख आदित्य भी आ गया। आदित्य के बाद अर्जुन भी आ गया। दिव्या ने आभा को बैठाया और खाना परोसने लगी। आदित्य, उस गुलाबो को बुला लो, आप मत करो। दिव्या जानती थी कि आदित्य की शान दिव्या से है और उसके सबको नाश्ता परोसने से आदित्य का मेल ईगो हट हो रहा है। दिव्या बैठ गई, गुलाबो आकर परोसने लगी। आदित्य, आभा, अब कैसी है आप। आभा ने सैंडविच खाते हुए कहा, मुझे क्या होना है जीजू, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। दिव्या ने उसके हाथ से सैंडविच लेते हुए कहा, पर अगर ऐसे ही अंत खाती रही तो ज्यादा दिनों तक फिट नहीं रहेगी। छोड़ो ना दिव्या, तुम तो जानती हो ना, मुझे ये सभी पसंद है। दिव्या ने गुलाबो को इशारा किया तो उसने आभा की प्लेट में उपमा रख दिया। दिव्या ने उसे उपमा दिखाते हुए कहा, ये तो पसंद है ना।
आभा मुस्कुरा दी और खाने लगी। दिव्या की नजर अर्जुन पर गई, वो कुछ नहीं खा रहा था। आदित्य, दिव्या नाश्ता कीजिए। दिव्या खाने लगी। अर्जुन, मुझे फैक्ट्री का काम देखना था, मैं चलता हूँ। अर्जुन बिना खाए जाने लगा। दिव्या उठकर खड़ी हो गई और बोली, रुकिए, घर से खाली पेट नहीं निकलना चाहिए। घर सूखा तो बाहर सूखा, मतलब कुछ तो खाकर जाओ। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद भाभी सा, पर माफी चाहूंगा। अर्जुन जाने लगा। दिव्या ने आदित्य की ओर देखा। आदित्य ने बिना उसकी ओर देखे कहा, अर्जुन बैठो, खाकर जाओ। अर्जुन आदित्य की बात सुनकर रुक गया और बैठ गया। आदित्य ने उसे घूरते हुए कहा, आपकी नजरों में रानी सा की बात का कोई मोल नहीं? अर्जुन ने नजरें चुरा ली। आभा, वो मुझे सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालनी थी, आती हूँ। आभा चली गई। गुलाबो, मन ने भी एक काम याद आ गयो। गुलाबो चली गई। दिव्या ने आदित्य से कहा, हुकुम सा, वो हमें आभा से एक काम था, हमारा हो गया है, हम आते हैं। दिव्या आभा के कमरे की ओर चली गई। आदित्य ने कड़ी आवाज में कहा, क्या बात है अर्जुन? अर्जुन, वो मेरी गलती के कारण कल जो कुछ भी हुआ। आदित्य, जो हुआ सो हुआ, पर आइंदा ऐसा ना हो, इसका ख्याल रखिए। हम आपके भरोसे पूरा महल छोड़ सकते हैं, पर आपको ही खुद पर भरोसा नहीं। जो कल हुआ उसमें आपकी गलती नहीं थी, पर उस राजवर्धन को ढूंढकर उसकी अक्ल तो ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। अर्जुन, मैं वहीं जा रहा था। आदित्य, नाश्ता करो, उसके बाद मेरे साथ चलो। एक तरफ दिव्या आभा के कमरे में आकर बैठ गई और आभा उसे नॉर्मल करने के लिए जोक मारने लगी। पता है, एक बार दो बंदर थे, बंदर ने बंदर को बंदर कहा तो बंदर चिढ़ गया। आभा हंसने लगी। दिव्या, ये कैसा जोक है? हमें तो हंसी ही नहीं आई। आभा ने हंसते हुए कहा, तुझे हंसी नहीं आई? ही। उसकी अजीब हंसी से दिव्या के चेहरे पर भी हंसी आ गई। आभा ने पाया कोई दरवाजे के पास खड़ा उनकी आवाज सुन रहा था, तो उसने इशारा से दिव्या को चुप रहने के लिए कहा और अचानक दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। उसे अचानक देखकर गुलाबो की चीख निकल गई। दिव्या, अरे ये तो गुलाबो जी है। आभा, तो तुम हमारी बातें क्यों सुन रही थी? गुलाबो ने डरते हुए कहा, वो। दिव्या, आभा, वो हमारे साथ ही घूमती है, शायद इसीलिए। आभा आकर बैठ गई। गुलाबो भी आकर बैठने लगी। तभी आभा ने कहा, अरे तुम यहाँ कहाँ, चलो बाहर जाओ। गुलाबो ने दिव्या की ओर देखा। दिव्या ने हाँ आंखों को झपक कर इशारा किया तो वो चली गई। दिव्या, क्या हुआ? आभा जानती थी दिव्या बहुत सीरियस रहने लगी है, तो उसे दिव्या को नॉर्मल करने के लिए मस्ती सूझी। आभा ने दिव्या के बालों में लगा क्लेचर खोल दिया और बाहर भागी। दिव्या, अरे आभा! दिव्या आभा के पीछे गई। आभा भागते हुए हॉल में आए। आभा, आओ आओ, हमें पकड़ो। दिव्या, इतने भारी लहंगे में हमसे भागते नहीं बन रहा, प्लीज रुक जाओ। दिव्या के सर से पल्लू सरक गया और भागने पर बाल खुले होने के कारण बल खाते हुए दिख रहे थे। आभा, कितने प्यारे बाल हैं तुम्हारे, क्या लगाती हो? यहाँ आकर तो और चमकने लगे हैं बाल। यहाँ तो पक्का दूध से सर धोती होगी। दिव्या, ये बच्चों वाली हरकतें मत करो आभा, कोई देख लेगा तो हमें डांट पड़ जाएगी। आभा, क्यों ना करें? करेंगे, जब तक आप पहले की तरह नहीं हो जाती तब तक करेंगे। दिव्या बैठ गई। आभा रुक गई। दिव्या, अब लाए। आभा ने दिव्या को क्लच कर दिया ही था कि इतने में आदित्य आ गया। दिव्या को लगा आज तो आदित्य उसे ऐसे देखकर बहुत डांट लगाएगा, पर आदित्य तो दिव्या को खुले बालों में ऐसे देखकर मदहोश रह गया। दिव्या बाल बांधने लगी। आदित्य, गीले हैं ना, मत बांधिए। दिव्या पर, आदित्य, हॉल में कोई नहीं आएगा, आप निश्चिंत रहिए। आभा ने दिव्या को कोहनी मारकर आदित्य की ओर देखकर कहा, ओए होए जीजू, आप तो हमारी सहेली पर पूरी तरह फिदा हो गए हैं। खैर, होना भी चाहिए, ये है ही इतनी प्यारी। आपको पता है, इसे तो कॉलेज का हर लड़का लाइन मारता था। वो तो यही थी जिसने सबको भाई बोलकर उनका दिल तोड़ रखा था। बिजनेस स्टडी से ध्यान ही नहीं हटाती थी, पर देखो ना, क्या फायदा, जब हस्बैंड का इतना बड़ा बिजनेस होने के बावजूद भी इस घर पर ही रहना पड़ता है, और वो भी यूं पल्ला करके। आदित्य ने दिव्या की ओर देखकर कहा, आपको बिजनेस में इन्वॉल्व होने का मन है? दिव्या ने ना में सर हिला दिया। आभा, अरे क्यों झूठ बोल रही है, तूने इतनी पढ़ाई ही इसीलिए की थी। आपको पता है जीजू, ये ना अंदर बोल रही थी कि आप तो इसके बारे में सोचते ही नहीं, तभी तो। दिव्या ने बात बीच में ही काटते हुए कहा, क्या कह रही हो, हमने ये सब कब कहा? आभा ने नाटक करते हुए कहा, अरे अरे शर्मा मत जीजू, भी तो अपने ही है। आदित्य ने एक बार फिर दिव्या से कहा, आप कुछ मत सोचिए, बस इतना बताइए, आप ज्वाइन करना चाहती हैं या नहीं? दिव्या ने हाँ में सर हिला दिया। आभा देखा। आभा ने कुछ देर बाद कहा, मेरा फोन बज रहा है, मैं आती हूँ। आभा कमरे में चली गई। आदित्य दिव्या के पास आकर बैठ गया। आदित्य ने उसकी जुल्फों के बीच से उसका चेहरा देखा। दिव्या थोड़ी परेशान लग रही थी। आदित्य, आप परेशान है? दिव्या, हाँ, वो राजवर्धन। आदित्य ने दिव्या से नजरें हटाकर कहा, उसकी हवेली हमने बम पटका दिया, पर शायद दोस्त की किस्मत में कुछ और सांसें लिखी हुई है।
हमारी बदकिस्मती से वो अपनी हवेली पर नहीं था। दिव्या पर इससे तो वो और भी गुस्से में होगा। आदित्य नहीं, डर गया होगा, अब कुछ दिन तो हमारे खिलाफ कुछ करने का सोचेगा भी नहीं। दिव्या आप थक गए होंगे, मैं चाय बना दूं। आदित्य आपको तकलीफ लेने की जरूरत नहीं। दिव्या अब अपने पति के लिए कुछ करने में कैसी तकलीफ? दिव्या बोलते बोलते अचानक चुप हो गई। आदित्य तो ठीक है, बना दीजिए। आदित्य कमरे में चला गया। दिव्या ने अपने माथे पर मारकर कहा, ये क्या कह रहे हैं हम? दिव्या रसोई में चली आई, उसके आते ही सभी आदमी बाहर चले गए। दिव्या ने मन में कहा, यही हाल रहा तो ये तो हमें हमेशा के लिए महल में ही बंद करके रखेंगे। दिव्या ने इलायची वाली चाय बनाई और लेकर कमरे में आ गई। आदित्य ने दिव्या को देखा और चाय की चुस्की लेते हुए कहा, अगर आप चाहे तो कल से ही बिजनेस में आ सकती है। दिव्या ने हैरानी से कहा, क्या सच में? मतलब वो आपकी शान कम तो नहीं होगी? आदित्य नहीं, हमें तो खुशी होगी कि हमारी पत्नी इतनी होनहार है। दिव्या ने उसके मुंह से अपने लिए कहा हुआ पत्नी शब्द सुनते ही मुस्कुराना शुरू कर दिया। आदित्य क्या हुआ? दिव्या कुछ नहीं। आदित्य चाय अच्छी थी? दिव्या ने धीरे से कहा, आपको किसी के दूर जाने पर ही समझ आता है कि वो अच्छा था। आदित्य क्या कहा आपने? दिव्या वो कुछ नहीं। आदित्य आइए हम आपको काम सिखाते हैं। दिव्या बैठकर सीखने लगी। आदित्य समझ गई आप? अगर ना समझी हो तो अब अर्जुन से पूछ लेना। दिव्या समझ गए। अगली सुबह आदित्य सो ही रहा था पर दिव्या उठकर तैयार हो गई। उसने आज महल में पहली बार साड़ी पहनी। साड़ी में वो बहुत सुंदर लग रही थी। दिव्या कानों में चांद बालियां पहन रही थी कि इतने में आभा महल के अंदर की तरफ की खिड़की से उनके कमरे के अंदर आ गई। दिव्या ने हैरानी से शीशे से देखते हुए मुड़कर कहा, तुम ऐसे क्यों आ गई? दरवाजा खटक देती, हम खोल देते। आभा अरे छोड़ना, तू भी क्या? जीजू उठ जाते। दिव्या पर दिव्या कुछ कहती इसके पहले आभा उससे चिपक कर बोली, हैप्पी बर्थडे दिव्या। गॉड ब्लेस यू प्रिंसेस। ऊप्स प्रिंसेस नहीं, क्वीन। हैप्पी बर्थडे बर्थडे क्वीन। आदित्य ने आभा और दिव्या की बात सुन ली। आभा खिड़की से ही कूदकर बाहर चली गई। अर्जुन ने उसे ऐसे बाहर आते देख लिया तो उसके पास आकर बोला, क्या कर रही थी आप? और यूं हुकुमसा के कमरे में क्यों गई? आभा ने दोनों हाथों को ताली मारकर झटकते हुए कहा, वो तो हम हुकुमसा को सोता हुआ देखने के लिए अंदर गए थे। अर्जुन मजाक मत कीजिए, सीधे बोलिए। आभा ने उसके कंधे पर एक हाथ रखकर टिकते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है? सोचते हुए, मैं कौन हूं? कहीं चोर तो नहीं जो महल में घुस आए है और अब इस महल को हड़प कर ही दम लेगी? आभा ने दोनों आईब्रो ऊपर नीचे करके उसे इशारे किए तो वो झेप कर बोला, अरे ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे, तुम गई क्यों थी? ये पूछा। आभा ने मन में सोचा, दिव्या की बर्थडे के सजावट के लिए हमें कोई ना कोई तो चाहिए। ठीक है, इसे अपने साइड कर लेते हैं। आभा ने दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए कहा, फ्रेंड्स। अर्जुन ये हमारे लिए नहीं, हम दोस्त नहीं बनाते। आभा तो हम गैरों को राज नहीं बताते। आभा जाने लगी, तभी अर्जुन ने उसे रोकते हुए कहा, रुकिए, हम तैयार हैं। आभा वापस पलटी और मुस्कुराकर बोली, ये हुई ना बात। आभा ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। अर्जुन का दिल आज पहली बार किसी लड़की के लिए जोरों से धड़का। आभा आज हमारी दिव्या का जन्मदिन है। हॉस्टल में तो हर साल हम दोनों इस दिन बनारस के घाट जाकर वक्त बिताते थे और वो दान करके अपना मन हल्का करती थी। जानते हैं, वो घाट पर बहुत से दिए जलाती थी। लोग तो अपने बर्थडे पर केक में कैंडल लगाते हैं पर वो तो सारा घाट ही जगमग कर दिया करती थी। अर्जुन सच। आभा मुझ पर हम नहीं जानते इस बरस हम क्या करें। यहाँ तो घाट ही नहीं है। अर्जुन दिव्या को हवा महल देखना है, उन्होंने कभी देखा है या नहीं? आभा उसका घर तो अजमेर में था पर वो कभी राजस्थान घूमी नहीं। अर्जुन हुकुम सा तो रानी सा के लिए कुछ करने से रहे, हम दोनों को ही कुछ करना चाहिए। आदित्य ने पीछे से आते हुए कहा, वो हमारी पत्नी है, अगर उन्हें घाट में खुशी मिलती है तो यही सही। अर्जुन और आभा हैरानी से उन्हें देखने लगे। आदित्य अर्जुन गाड़ी निकलवाए, हम आज ही बनारस जा रहे हैं। अर्जुन बोलने के लिए माफी हुकुम सा, पर गाड़ी से जाने में 24 घंटा लगेगा, इतने में तो भाभी रानीसा का खास दिन रास्ते में ही खत्म हो जाएगा। आभा पॉइंट है बात में, बंदे में दिमाग तो है पर लगता नहीं है देखने में। आदित्य अर्जुन जैसलमेर टू बनारस जाने वाली फ्लाइट पता करो और अभी के अभी टिकट्स कराओ। अर्जुन आप तो बिना टिकट भी जा सकते हैं। आदित्य हम नियम नहीं तोड़ते और ना किसी को तोड़ने देते हैं। आदित्य कमरे की ओर चला गया। आभा ये तो पूरे हीरो है, लगते भी कितने हैंडसम है। अर्जुन खांसने लगा। आभा ने उसकी चिंता से पीठ सहला दी और पानी लेने चली गई। वो उसे जाते हुए देखकर मुस्कुरा दिया। अर्जुन ये क्या हो रहा है हमें? आभा ने पानी लाया और उसे देकर बोली, दोस्त ठीक हो ना? दिव्या कमरे से बाहर आए और आभा को देखकर बोली, हम कब से आपको ढूंढ रहे हैं और आप यहाँ हैं। चलिए रसोई में हमारी मदद कीजिए।
आभा, क्या यार, यहाँ तेरे लिए इतने सेवक है, तुझे फिर भी खुद काम करना है तो करना, पर मुझे क्यों बेवजह घसीट रही है? दिव्या, चलो ना। दिव्या उसे जबरदस्ती ले जाने लगी। अर्जुन बड़े प्यार से उसे देखने लगा। मान ले अर्जुन, तुझे इस लड़की से प्यार हो गया है, वरना आज ये बनारस गई तो पता नहीं वापस आएगी या नहीं। शायद यही आखिरी दिन हो इसका यहाँ। हाँ, हमें आभा पसंद आ गई है। हम हुकुमसा थोड़ी हैं कि इतनी प्यारी लड़की हमारे आसपास घूमे और उसके चुलबुलेपन से हमें खुशी ना हो। हम तो चाहते हैं ये यहीं रुक जाए। एक बार इन्हें बोलकर देखते हैं, हो सकता है इनका और हमारा साथ लिखा हो तो ये मान जाएं। अर्जुन ने टिकट्स कराए। आभा किचन से बाहर आ गई और अपनी माँ को फोन करके बोली, हाँ माँ, मैं और दिव्या बनारस आ रहे हैं। आप तो बस जमाई राजा के स्वागत की तैयारियां शुरू करो। हाँ हाँ, हुकुम सा आएंगे। अच्छा, मैं रखती हूँ। आभा ने फोन रखा और आंख बंद करके पास रखे फूलदान के फूलों की खुशबू लेने लगी। अर्जुन ने एक फूल निकाला और घुटनों के बल बैठते हुए आभा को प्रपोज करते हुए कहा, जैसे खुशबू के बिना गुलाब अधूरे हैं, वैसे ही आपके बिना मैं भी अधूरा हूँ आभा जी। आभा ने उसके हाथ से गुलाब ले लिया और वापस फूलदान में डालकर बोली, ये गुलाब भी किसी और का है, और प्रपोज तो अपने पैसों के फूल से करते। अर्जुन, आई लाइक यू आभा जी, शायद हम आपसे प्यार कर बैठे हैं। आज तो आप जा ही रही हैं। आपके जाने के बाद हमें ये रियलाइज होता तो कोई फायदा नहीं था। हमें जवाब की जल्दी नहीं है, आप अपना वक्त ले सकती हैं। अर्जुन उठकर जाने लगा। आभा ने आवाज देकर कहा, आप हमसे शादी क्यों करना चाहते हैं? अर्जुन ने उसकी ओर मुड़कर कहा, क्योंकि हमारी जिंदगी गंधहीन गुलाब हो गई थी, आपके आने से जैसे खुशबू लौट आई है। आपकी शरारतों से हमें खुशी मिलने लगी है, जैसे हमारा कोई अपना हमारे पास हो सकता है हमारा पिछले जन्म का कोई नाता हो। आभा चुप हो गई तो अर्जुन चला गया। आभा दिव्या को ले आए और सभी एयरपोर्ट चले गए। दिव्या, हम कहाँ जा रहे हैं? आदित्य, हमारे बिजनेस के सिलसिले से, और आपने ही तो कहा था कि आपको भी आना है। दिव्या, तो आभा साथ क्यों? आभा, इतने सवाल मत कर। अर्जुन, भाभी सा, ये अपने घर जा रही है। आभा ने अपना सर पीट लिया। दिव्या ने खुश होकर कहा, हम बनारस जा रहे हैं। आदित्य ने हूँ कहा और सभी फ्लाइट में बैठ गए। 6 घंटे में को बनारस आ गए। दिव्या और आदित्य एयरपोर्ट से बाहर आकर कार की बैक सीट पर बैठे थे। दिव्या ने आदित्य से कहा, हुकुम सा, क्या हम घाट घूम आए, अगर आप बुरा ना माने तो। आदित्य, जी ड्राइवर, गाड़ी 80 घाट की ओर लीजिए। दिव्या मुस्कुरा दी। सभी शाम होते तक घाट आ गए। आदित्य ने आसपास की सभी दुकानों से सारे दिए मंगा लिए थे। उनके आने से पहले ही सारा घाट दियों और रंगोली से सज गया था। दिव्या ने मुस्कुराकर आसपास देखा और प्यार से बैठ गई। आदित्य ने प्यार से उसकी ओर देखकर कहा, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं रानी सा। दिव्या ने हैरानी से आदित्य की ओर देखा। आज दिव्या को आदित्य पर प्यार आ रहा था। इससे पवित्र प्यार का इजहार कोई क्या ही करेगा, जिसमें बिना बोले प्यार झलके। दिव्या मुस्कुरा दी और एक ही पल में मन ही मन आदित्य को अपना लिया। ठीक है, अब आप जैसे भी है, थोड़े खडूस थोड़े एकदू पर हमारे हैं, और अब इस टेढ़ी खीर को मीठी खीर हम बना लेंगे। दिव्या ने दिल से आदित्य को अपना लिया। आदित्य, कोई कमी रह गई हो तो बता दीजिए। दिव्या, नहीं, कुछ नहीं। आभा ने दोनों के बीच में आते हुए कहा, है, बिल्कुल है। घाट किनारे अपने हाथों से कुछ बनाकर खाने का मजा ही अलग होता है, क्या कहते हैं हुकुम सा? अर्जुन, पर आभा। आदित्य, अर्जुन, लिट्टी चोखा बनाने की तैयारी कराओ। आज हम इन्हें बनारस और राजस्थान का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। दिव्या ने बहुत हैरानी से कहा, आप बनाएंगे? आदित्य, हाँ, अब आपके जन्मदिन पर आपसे तो बनवा नहीं सकते। दिव्या को आदित्य पर बहुत प्यार आ रहा था, पर आदित्य प्यार जता सकता है, निभा नहीं। चारों बैठकर बनाने लगे। आभा, खुशबू तो बहुत टेस्टी आ रही है। आदित्य, हम जो बना रहे हैं। आभा ने अपना फोन खोला और लाइव आकर दिखाते हुए बोली, हमारे प्यारे हुकुम सा, हुकुम रानी सा के जन्मदिन पर उनके लिए अपने हाथों से लिट्टी चोखा बनाते हुए। दिव्या ने आभा की ओर देखकर कहा, ऐसा मत करो आभा, हुकुम सा को पसंद नहीं। खाने के बाद अर्जुन और आभा घाट में टहलने चले गए। आदित्य दिव्या को सुकून से पानी देखते हुए देख रहा था। दिव्या ने धीरे से कहा, आप जानते हैं, हमारा बचपन इन घाटों में ही बीता है। स्कूल से आकर सारा दिन यहाँ रहते और सुकून की सांस लेते। आदित्य, आपके जन्मदिन की खुशी में हमने घाट में महाआरती रखवाई है, जो हम साथ करेंगे। दिव्या को वो दिन याद आ गया जब उसने पहली बार आदित्य को देखा था। वो मुस्कुरा पड़ी। आदित्य, बेवजह क्यों मुस्कुरा रही हैं? दिव्या, कुछ नहीं, ऐसे ही। शाम को दोनों ने साथ आरती की। जब लौटने का सोचने लगे तो आभा ने कहा, आज की रात मेरे घर बिता लीजिए। वैसे भी दिव्या की पगफेरे की रस्म बाकी है। दिव्या को लगा आदित्य मान जाएगा, पर उसने कड़ी आवाज में कहा, हम किसी के घर नहीं जाते, और आप चलना चाहती है तो चलिए, वरना कुछ दिन अपने घर रहकर आइए। आदित्य ने दिव्या का हाथ थामा। आभा, पर वहां की फ्लाइट्स भी सुबह की है। आदित्य, हमें फ्लाइट की जरूरत नहीं।
आदित्य ने अर्जुन की ओर देखा तो उसने तुरंत हेलीकॉप्टर वाले को फोन करके कहा, कहाँ रह गए। इतने में तेज आवाज और हवा हुई। अचानक हेलीकॉप्टर उतरा और आदित्य दिव्या के साथ उसमें बैठ गया। वो निकल गया। आभा, अब आप कैसे जाएंगे। आदित्य, रात की फ्लाइट नहीं है, सुबह जाऊंगा। लगता है आज की रात तो इस घाट पर ही बितानी पड़ेगी। आभा, हमारे होते हुए नहीं। आभा उसे अपने साथ घर ले आई। बाबा के अंदर आते ही उसकी माँ ने दोनों की आरती उतारी और पीछे देखते हुए बोली, हुकुमसा और दिव्या कहाँ है। आभा, माँ वो। आभा की माँ ने अर्जुन को देखकर कहा, ये तो। आभा, हाँ, हुकुमसा के सेक्रेटरी है। अर्जुन, आंटी आपको प्रॉब्लम नहीं देना चाहते थे, पर इतनी रात में हमें कोई होटल या लॉज भी नहीं मिल रहा था। ठीक है, आइए। आभा ने अर्जुन को एक कमरे में छोड़ा और बोली, अर्जुन, ये हमारा साथ का आखिरी दिन था। ना जाने अब कब मुलाकात हो। दुआ करेंगे आपका प्यार सच्चा हो तो हम फिर मिले। आभा जाने लगी। अर्जुन ने रोकते हुए कहा, सुनिए। आभा उसकी ओर मुड़ी। अर्जुन, हमें जवाब का इंतजार रहेगा। आभा मुस्कुरा कर चली गई। सुबह आभा सो ही रही थी। अर्जुन ने उसकी मां के पैर छुए और आशीर्वाद लेकर उसे बिना बताए ही चला गया। आभा जब उठी तो अर्जुन को ना पाकर बेचैन होने लगी। मेरा बेटा, क्या तुम्हें अर्जुन। आभा ने कुछ नहीं कहा। मेरा, वो तुमसे प्यार करता है। आभा मूंदे हाँ में सर हिला दिया। मीरा, तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं। आभा, मैंने अभी हाँ नहीं की है माँ। मीरा, ठीक है बेटा। आभा वापस अपने कमरे में चली गई और बैठकर महल की तस्वीरें देखने लगी। दिव्या और आदित्य महल में अकेले बाग में बैठे हुए थे। आदित्य, आप जानती है कल हमें जयपुर जाना है। दिव्या, अकेले जाएंगे। आदित्य, नहीं, कुछ आदमियों को लेकर जाऊंगा। दिव्या मुंह लटकाकर सामने देखने लगी। आदित्य ने मुस्कुरा कर कहा, और आपको भी। आदित्य के मन में भी अब दिव्या के लिए फीलिंग्स आ रही थी, पर वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं था। दिव्या ने उठते हुए कहा, अब हमें अंदर चलना चाहिए, आइए। आदित्य उसके पीछे महल के अंदर आ गया। अंदर उसे गुलाबो दिखी जो चंदन घिसकर लगा रही थी। आदित्य, ये सब क्या है। गुलाबो ने डरते हुए कहा, वो हुकुम सा मैं तो। हाँ, रानी सा के लिए बना रही थी और जांच रही थी कि जलन ना करे। दिव्या मुंह पर हाथ रखकर धीरे से हंसने लगी। आदित्य ने उसकी ओर देखा और कहा, जाओ और ये भी ले जाओ। हमारी दिव्या इसके बिना भी चंदन सी महकती है। आदित्य अनजाने में उसकी तारीफ कर रहा था और दिव्या मुस्कुरा रही थी। गुलाबो ने मुंह दबाकर कहा, जे तो रानी सा की तारीफ कर रहे हैं। मैंने तो सुना था जे बड़े पत्थर दिल है। दिव्या ने धीरे से कहा, अब नहीं है। गुलाबो चली गई और दिव्या आदित्य के साथ खाना खाने लगी। दिव्या उसे परोसने लगी। आदित्य, आप जानती है, हमें आपकी इस चिंता में हमारी मां सा प्रेम भी दिखता है। दिव्या, प्यार तो प्यार होता है, और प्यार में चिंता तो होती ही है। आदित्य, आप प्यार करती हो हमसे। दिव्या ने हाँ में सर हिला दिया। आदित्य को मजाक लगा तो उसने कहा, इस परवा के बदले कल जयपुर से जो चाहिए हो ले लेना। दिव्या ने उसकी ओर देखकर मन में कहा, मेरे प्यार को सामान से तो लेंगे। आदित्य ने आंखों से कहा, पर प्यार हमसे कैसे। दिव्या ने नजरें चुरा ली और खाने लगी। आदित्य, क्या चाहिए आपको, किस चीज के लिए हमारी इतनी खातिरदारी। दिव्या ने मुंह बनाकर कहा, गुड नाइट। दिव्या उठकर चली गई। आदित्य, अजीब लड़की है, बता तो देती क्या चाहिए था। हम शायद कुछ बेशकीमती ही चाहिए होगा। तभी कहने में शर्मा गई और बोल नहीं पाई। आदित्य खाना खाकर कमरे में आ गया। आदित्य ने मुस्कुरा कर कहा, हमारी इतनी परवाह के बदले आपको जो कुछ चाहिए हो कल जयपुर से ले लीजिएगा। दिव्या ने आंखों में देखकर मन में कहा, हमारी परवाह को आप पैसों से तोलेंगे। दिव्या बिन कुछ कहे ही कमरे में चली गई। आदित्य ने मन में कहा, कुछ बेशकीमती ही चाहिए होगा, तभी बिना कहे चली गई। आदित्य खाना खाकर कमरे में आ गया। देखा तो दिव्या सोफे पर सो रही थी। आपका ही कमरा है, बिस्तर पर आ जाए। दिव्या थोड़ा सा देखी और बोली, कल जयपुर के लिए निकलना है, आराम से सो लीजिए। दिव्या सो गई पर आदित्य के मन में उलझन छोड़ दी। ऐसा क्या चाहिए था इन्हें, जो ना मिलने पर ऐसा बर्ताव कर रही है। आज तक तो कभी हमारी बात काटी नहीं। कोई बात नहीं, हम पता लगा लेंगे। सुबह दिव्या उठी और एक बैग पैक कर ली। आदित्य ने देखा तो कहा, ये क्या कर रही है आप। दिव्या, अर्जुन सा ने कहा था जरूरी सामान रख ले। आदित्य, आप उसे अर्जुन ही बोलिए, पद में आप बड़ी है। हम चाहते हैं महल में सब आपको वो इज्जत दें जिसकी आप हकदार है। दिव्या, इज्जत मांगी नहीं कमाई जाती है। हम दूसरों को इज्जत देंगे तो वो अपने आप हमें इज्जत देंगे, और किसी दूसरे को इज्जत देने से हमारा ओहदा कम कैसे हो सकता है। रानी सा तो हम ही रहेंगे ना। आदित्य मुस्कुरा दिया। दिव्या ने मुस्कुरा कर कहा, आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, मुस्कुराया कीजिए। आदित्य ने तुरंत अपनी मुस्कान रोक ली। नहीं, आपकी आंखें धोखा खा रही है, हम भला कब मुस्कुराए। दिव्या ने बैग खींचना शुरू किया। आप रहने दीजिए, महल में बहुत से सेवक हैं। हम नहीं चाहते हमारे सामान को कोई हाथ लगाए, हम खुद कर लेंगे। दिव्या की बात सुनकर आदित्य ने उसका बैग खुद उठा लिया और चलने लगा।
नीचे आया तो देखा सभी उसकी ओर ही देख रहे थे। अर्जुन ने लोगों को कड़ी आवाज में कहा, खड़े खड़े देख क्या रहे हैं, जाइए अपना काम कीजिए। सभी अपने अपने काम में लग गए। अर्जुन ने दिव्या के पास आकर धीरे से कहा, हुकुम सा तो अपना काम भी खुद नहीं करते, आज ये जादू कैसे? दिव्या ने शर्मा कर कहा, बीवी के आने के बाद सब बदल ही जाते हैं अर्जुन सा। फिर आपके ये दोस्त क्या चीज है? अर्जुन, हुकुम सा तो हाँ होंगे हुकुम सा, पर हमारे लिए हमारे पति है। तीनों कार की तरफ आ गए। अर्जुन ड्राइवर के साथ आगे बैठ गया और दिव्या आदित्य के साथ बैक सीट पर। दिव्या ने अर्जुन से कहा, रास्ते में चाट पकौड़ी की दुकान पड़े तो रोक लीजिएगा। आदित्य ने बात काटते हुए कहा, बाहर का खाकर बीमार हो जाएंगी। दिव्या, हम इस पहचान के बोझ तले दबना नहीं चाहते। जैसे हम शादी के पहले आजाद थे वैसे नहीं रह सकते क्या? आप अब भी आजाद हो दिव्या, पर यूं आप भूल रहे हैं हुकुम सा, हम अब दोस्त भी हैं और अपनी दोस्त की बात आपको माननी पड़ेगी। अर्जुन ने चाट की दुकान पर गाड़ी रुकाई और दिव्या की जिद पर आदित्य भी उतर गया। अर्जुन कार के अंदर से दोनों को देखने लगा। दिव्या ने पानीपुरी ली और पहली खाकर दूसरी आदित्य के मुंह पर डाल दी। दोनों खाने लगे। आदित्य अचानक उसकी बातों पर खुलकर हंसने लगा। आप और आपकी बातें दोनों ही कमाल है। आदित्य के इतना बोलने पर दिव्या ने हैरानी से उसकी ओर देखा और फिर मुस्कुरा दी। आदित्य, आप शुरू से ही इतना बोलती है। दिव्या ने उसकी ओर देखा और बोली, आप बोलते ही नहीं है, इसलिए हमारा कम बोलना भी आपको ज्यादा लगता है। आदित्य एक टुक सा उसे देखने लगा। दिव्या ने उसके चेहरे के सामने हाथ हिलाया पर उसने कुछ नहीं कहा। दिव्या ने चुटकी बजाई तब भी आदित्य एक टुक देखे जा रहा था। दिव्या मुस्कुराई और अचानक उसके गाल को चूम लिया। अर्जुन ने देखा और उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने किस होने के पहले ही ड्राइवर की आंख पर हाथ रख दिया। आदित्य ने अपने गाल पर हाथ रखा और हैरानी से उसे देखने लगा। दिव्या शर्माए और कार की ओर चल दी। आदित्य भी आया और उसके बैठते ही ड्राइवर ने कार चालू कर दी। दिव्या ने धीरे से कहा, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? आदित्य ने कुछ नहीं कहा। इतना तो हक है ना हमारा। आदित्य ने हाँ में सर हिला दिया और नजरें चुराते हुए बाहर देखने लगा। दिव्या शर्मा गई और उसके कंधे पर सर रखकर बोली, रख लेना। आदित्य ने हाँ का इशारा किया तो वो और अच्छे से चिपक गई। आगे बैठा अर्जुन हैरान था और बार बार बैक मिरर से दोनों को देख रहा था। जब आदित्य की नजर मिरर पर गई तो उसे अर्जुन की आंखें दिखी। उसने आंखें दिखा दी तो अर्जुन ने नजरें चुरा ली। दिव्या को आज आदित्य की बाहों में सुकून मिल रहा था। उसने धीरे से कहा, आदि। आदित्य ने उसका चेहरा देखा। हम आपको आदि बुला सकते हैं, अगर आपको परेशानी ना हो तो, वरना रहने दीजिए। हुकुम सा भी अच्छा नाम है। आदित्य ने एक बार यहां वहां देखा, फिर धीरे से कहा, आप जो चाहे बुला सकती हैं, और ये हक हम आपके सिवा और किसी को नहीं देने वाले। दिव्या मुस्कुराई और मन में बोली, असर तो हो रहा है, पर ये इतनी आसानी से मानेंगे नहीं। दिव्या सो गई। गाड़ी जयपुर आकर रुकी। दिव्या को सोता देख अर्जुन ने धीरे से कहा, भाभी सा मतलब रानी सा तो सो गई है, हम होटल भी आ गए, अब इन्हें उठा दें? आदित्य ने दिव्या के गाल पर हल्के से टैप करके कहा, उठिए, हम आ गए। दिव्या उठी और उसके साथ होटल के रिसेप्शन तक आ गई। लोगों में हलचल शुरू हो गई। हे देखो, ये तो हुकुम सा और रानी सा है। अरे हाँ, ये तो वही है। रानी सा इतनी सुंदर है। आदित्य लोगों की बात सुनकर मन ही मन मुस्कुरा दिया। अर्जुन ने रूम बुक किया। दिव्या, हमारा कौन सा रूम है? आदित्य ने अर्जुन से रूम की चाबी ली और दिव्या के साथ रूम नंबर 143 की ओर आ गया। रूम नंबर देखकर ही दिव्या शर्मा कर मुस्कुरा दी। आदित्य ऑकवर्ड हो गया। आदित्य ने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर हो गया। दिव्या उसके पीछे पीछे अंदर आई। बिस्तर पर सफेद चादर और लाल कुशन रखे हुए थे। दोनों कुशन के बीच में सफेद कपड़े से हंस बने हुए थे। दिव्या पास गई। कमरा ऐसा लग रहा था जैसे कपल्स के लिए तैयार किया गया हो। दिव्या की नजर बंद खिड़की की ओर गई और वो खिड़की खोलने आगे बढ़ गई। आदित्य ने टाई उतारी और पलंग पर फेंक दी। दिव्या ने जैसे ही खिड़की खोली, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। हवा महल, ये यहाँ हम इसके इतना पास रुके हैं। आदित्य भी खिड़की के पास आ गया और बाहर देखते हुए कहा, वाकई में इसे जितना देखो कम लगता है। ये कमरा हमारे लिए ही बुक रहता है। यहाँ से बाहर के नज़ारे बहुत खास दिखते हैं। दिव्या आदित्य की ओर पलटी और जिद करते हुए कहा, हमें हवा महल घूमना है, प्लीज ना, चलते हैं ना। आदित्य, हम यहीं रुके हैं, कभी भी घूम सकते हैं, और वैसे भी शाम हो गई है। दिव्या जिद पर अड़ गई, हम कुछ नहीं जानते, हमें अभी घूमना है, मतलब अभी घूमना है। आदित्य ने समझाते हुए कहा, देखिए, जिद मत कीजिए, 5 बज गए हैं और हवा महल घूमने का टाइम 4:30 बजे तक ही होता है। दिव्या ने मुंह बनाकर कहा, क्या फायदा आपके हुकुम सा होने का, अगर आप हुकुम रानी सा की इतनी सी जिद भी पूरी ना कर सके, वैसे भी आपको कौन मना करेगा। आदित्य ने दिव्या का हाथ पकड़ा और उससे बाहर ले जाने लगा। दिव्या ने घबराते हुए कहा, आप सच में लेकर जा रहे हैं? अरे हम तो मजाक कर रहे थे, कल सुबह ही चलते हैं, वैसे भी आज आप थक गए होंगे।
मैं नहीं थका, आप चाहती है तो हम आज ही चलेंगे, आदित्य ने कहा और दिव्या को हवा महल ले आया। दिव्या ने सर उठाकर देखा और देखते देखते उसकी गर्दन पीछे झुक गई। आदित्य ने उसकी गर्दन सीधी की और कहा, सारा यहीं से देख लोगी या अंदर भी चलोगी? दोनों अंदर आए। आदित्य को देखकर वहां खड़े दो लोगों ने हाथ जोड़कर सर झुका लिया। दिव्या ने आदित्य की शर्ट का छोर पकड़ा और उसके पीछे पीछे अंदर आ गई। खाने को तो वह जयपुर की ही थी, पर आज वह पहली बार जयपुर में हवा महल के अंदर आई थी। वहां इतनी खिड़कियां देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। दिव्या एक खिड़की से बाहर झांकने लगी। बाहर गाड़ियां चल रही थी, हॉर्न की आवाज, लोगों का शोर, सब उसे अच्छा लग रहा था। अचानक उसकी नजर उस होटल की ओर गई और उंगली दिखाते हुए आदित्य से कहा, देखो आदि, हमारा रूम। आदित्य उसके करीब आया और देखकर कहा, हाँ, पर यहाँ से बहुत दूर लग रहा है। दिव्या ने हंसते हुए कहा, अरे वहां से तो ये करीब दिख रहा था, यहाँ से वो कितना दूर दिख रहा है? आदित्य ने टाइम देखते हुए कहा, 1 घंटा है आपके पास, अपने इन कदमों से जितना नाप सकती है नाप लीजिए, मुझे रूम में काम है। दिव्या ने हाँ में सर हिलाया और दोनों हाथों से लहंगा उठाकर आगे की ओर भागी। दिव्या की पायल की झनकार महल में गूंजने लगी। दिव्या दौड़ते हुए खिड़की के पास जाती और बाहर झांककर दूसरी खिड़की की ओर भाग जाती। आदित्य उसे इतना खुश देखकर मुस्कुरा रहा था। दिव्या भागते भागते कहीं दूर चली गई। आदित्य उसे ढूंढने लगा, पर हवा महल की हर खिड़की एक जैसी ही लग रही थी। अब तो उसे भी समझ नहीं आ रहा था उसने शुरू कहां से किया। आदित्य आवाज देने लगा, हुकुम रानी सा, रानी सा। दिव्या की कोई आवाज नहीं आई तो आदित्य परेशान होने लगा। वो एक और भागा। अचानक साइड से आती दिव्या से टकरा गया। दिव्या गिर गई और आदित्य ने उसे पकड़ लिया। दिव्या डरी हुई सी उसकी आंखों को बंद कर चुकी थी और गहरी सांस ले रही थी। आदित्य की सांसें दिव्या की सांसों में मिल रही थी और वो उसके चेहरे में देख रहा था। दिव्या ने आंखें खोली और आदित्य ने उसे खड़ा किया। आप ठीक है? दिव्या ने हाँ में सर हिला दिया। कब से आवाज दे रहे हैं, जवाब क्यों नहीं दिया? दिव्या ने फिर भी कुछ नहीं कहा। ओह, तो आप यहाँ कुछ देर और रहना चाहती हैं, इसलिए ऐसा कर रही थी? दिव्या ने ना में सर हिला दिया। आदित्य ने उसे घूरा तो हाँ में सर हिलाकर सर झुका लिया। आदित्य ने उसके कंधों पर हाथ रखा तो उसने आदित्य की ओर देखा। आप हमारी संगनी ही नहीं, सहेली भी है। मन में आई बात हमारे सामने रख सकती हैं। दिव्या ने आंखों ही आंखों में उससे कहा, सच? मतलब हम आपको ये भी बता दें कि हम आपसे प्यार करने लगे हैं? आदित्य ने दिव्या को छोड़ा और कहा, हाँ हाँ। दिव्या ने हैरानी से कहा तो आदित्य बोला, हाँ यही तो कह रहे हैं, आप कुछ भी बोल सकती हैं। जाइए घूम लीजिए और जितनी देर चाहे यहाँ रह सकती है, हम आपके पीछे ही है। दिव्या ने मन में कहा, आप समझते क्यों नहीं, हमें आपके आगे नहीं बल्कि आपके साथ चलना है, आपका हाथ थामकर। दिव्या चलने लगी। आदित्य ने उसे रोकते हुए कहा, रुकिए, हमारे साथ ही चलिए वरना वापस खो जाएंगी। दिव्या मुस्कुरा दी। आदित्य ने दिव्या का हाथ थामा और उसके साथ साथ चलने लगा। दिव्या महल घूमते हुए बोलती जा रही थी और आदि सिर्फ उसे देखे जा रहा था, पर दिव्या को इसकी भनक भी नहीं थी कि आदि उसे ही देख रहा है। दिव्या ने हाथ छोड़ा और हाथों का इस्तेमाल करते हुए बात करने लगी। अरे वो देखिए, कबूतरों का घर, आपको पता है, बचपन में हमारे घर में भी कबूतरों ने घर बनाया था। आप जानते हैं, हमारा घर यहाँ जयपुर में ही है। आदित्य ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस उसे देख रहा था। आज दिव्या के एक्सप्रेशन उसका दिल ले रहे थे। दिव्या की बोलते वक्त हाथों को यूज करने की आदत आज आदि को कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही थी। अचानक दिव्या ने उसकी ओर देखा तो वो झेप गया। आप हमें ही देख रहे हैं? तो महल को कब देखेंगे? देखिए, हम तो बाद में भी आपके पास ही है, पर इसे तो पर्स में रखकर नहीं ले जा सकते ना? दिव्या हंसने लगी। महल को तो हमने कई बार देखा है, पर आज आपको देखने का मन कर रहा है। आदि के इतना कहने पर दिव्या शर्मा गई और पलके झुकाकर चेहरे पर आ रहे बाल पीछे करने लगी। आदित्य मुस्कुरा दिया और वापस उसका हाथ थाम चलने लगा। दोनों महल घूमने लगे। आदित्य के फोन में अर्जुन का कॉल आया। आदित्य ने काट दिया। दिव्या ने उसे देखकर इशारे से कहा, उठा लीजिए। आदित्य ने फोन उठाया और उससे दूर आ गया। अर्जुन ने एक्साइटमेंट में कहा, भाई तुझे पता है? आदित्य अर्जुन की इस टोन से हैरान था। यार, आज दिल के अल्फाजों को मर्यादा में मत बांध। तू मेरा लंगोटिया यार है यार। तुझे पता है अभी मैंने किसे देखा? आदित्य ने धीरे से कहा, किसे? अर्जुन ने एक्साइटमेंट में कहा, आभा को। वो सच में यहाँ है। मैं खुद को उससे मिलने से रोक नहीं सकता, पर जाऊं या नहीं? आदित्य ने आज पहली बार अर्जुन ने फ्रैंक होकर बात की, जा और अगर दिल में कुछ है तो बता दे। अर्जुन एक पल के लिए बहुत खुश हो गया, फिर अचानक हैरान होकर कहा, तू ये बोल रहा है जो खुद ढिंढोरा पीटता रहता है? भावहीन भावहीन, वो आज फीलिंग्स एक्सप्लेन करने की बात कर रहा है। ताज्जुब की बात है। ओह, तो ये भाभी के बदौलत है। अच्छा है, अच्छा है। आदित्य ने खांस कर कहा, अब जाओ और रखो, हमें डिस्टर्ब मत करो। आदित्य दिव्या के पास चला गया। दिव्या वापस महल देखने लगी।
अर्जुन उसी होटल में एक कमरे के बाहर आया और रिंग बजाए। अंदर से आभा आए। अर्जुन को सामने खड़ा पा वो दंग रह गई। तुम? हाँ मैं। आभा नर्वस होकर पलट गई। अर्जुन ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर कहा, जवाब का इंतजार है। आभा अचानक पलटी और अर्जुन के गले लग गई। आभा के गर्म आंसू अर्जुन के हाथ में गिर रहे थे। अर्जुन ने उसे रोता पाया तो संभालते हुए कहा, क्या हुआ? तुम रो रही हो? हे, तुम तो रोने वालों में से नहीं हो। क्या हुआ? आभा ने रोते हुए कहा, मेरी सगाई है कल। मैं तुम्हें जवाब नहीं दे सकी, सॉरी। अर्जुन, सगाई है? आभा ने हाँ में सर हिला दिया। है, हुई तो नहीं है ना? हम आज मिल गए, हो सकता है भगवान यही चाहते हो कि ये सगाई ना हो, पर हम शादी के लिए ही यहाँ आए हैं। वो लड़का भी यही है। आभा ने हाँ में सर हिला दिया। अर्जुन, पहले तुमसे जवाब चाहिए। मत सोचो कुछ भी, भूल जाओ सब। सिर्फ इतना बताओ, तुम्हें मैं पसंद हूं या नहीं? आभा ने कुछ जवाब नहीं दिया। अर्जुन ने तेज आवाज में कहा, बोलो आभा बोलो। तब नहीं बोल पाए, अब तो बोलो, या शादी होने के बाद बोलोगी? आभा ने चिल्लाकर कहा, हाँ, करती हूँ तुम्हें पसंद, और मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता ये अट्रैक्शन है या प्यार, पर जो भी है तुमसे है, और कभी किसी से नहीं होगा, इसकी गारंटी है। अर्जुन ने आभा को कसकर गले लगा लिया। आभा जोर से रोने लगी। चलो मेरे साथ। अर्जुन आभा का हाथ पकड़कर उस लड़के के कमरे में आ गया। लड़के ने आभा को अर्जुन के साथ देखकर कहा, आप आभा के साथ? अर्जुन ने आभा को छोड़ दिया और लड़के के कंधे पर हाथ रखकर कहा, हाँ मैं आदित्य सा का खास। तुम आभा से प्यार करते हो? लड़का चुप रहा। बोलो, प्यार करते हो या सिर्फ शादी कर रहे हो? लड़के ने आभा को देखकर कहा, घर वालों की मर्जी से शादी हो रही है, जो सबको मंजूर, वो मुझे भी। अगर मैं कहूं इसे मैं पसंद करता हूं तो आपके लिए तो जान भी हाजिर है सा। आपने क्या नहीं किया हमारे लिए? आभा हैरानी से देखने लगी। लड़के ने आभा को बताया, इन्होंने मेरी बहन की इज्जत बचाई थी, बहुत अच्छे इंसान है। आभा ने नजरें झुका ली। और अगर मैं कहूं आभा भी मुझे पसंद करती है तो? लड़का, आप दोनों यही चाहते हैं? आभा ने हाँ में सर हिला दिया। लड़के ने आभा का हाथ अर्जुन के हाथ में देकर कहा, आप चिंता मत करो, दोनों परिवार को मैं संभाल लूंगा। आभा ने हाथ हटा लिया और रोते हुए बोली, नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। बहुत देर हो गई है, मेरे परिवार की बदनामी होगी। लड़के ने आभा का हाथ पकड़कर कहा, देर हुई नहीं है, होने से बच गई है। सोचो, अगर शादी के बाद मुझे पता चलता मेरी बीवी किसी और से प्यार करती है तो मैं क्या करता? तब ज्यादा बुरा होता। और तुम चिंता मत करो, शादी मैं तोड़ूंगा, तुम पर कोई इल्जाम नहीं आएगा। थोड़े से तमाशे के बाद आभा की फैमिली मान गई और आभा की शादी उसी मुहूर्त में अर्जुन से तय कर दी। आभा शर्मा गई और कमरे में चली गई। आदित्य और दिव्या जब महल घूम कर आए तो इस एक्सीडेंटल गुड न्यूज को सुनकर पहले तो हैरान हो गए, फिर बहुत खुश हो गए। दिव्या खुशी खुशी आभा के कमरे में चली गई और उससे बात करने लगी। आधी रात में कमरे में आए, रूम नंबर देखकर वापस मुस्कुरा दी। अंदर आकर देखा तो पलंग पर गुलाब की पंखुड़ियां बिछी हुई थी। आदित्य उसकी ओर पीठ किए हुए बैठा था। वो बिना शर्ट के था। उसे देखकर दिव्या की हॉट बीट बढ़ गई। आदित्य पलटा और दिव्या को देखकर कहा, आ गई आप? दिव्या ने उसकी आंखें देखी तो थोड़ी लाल दिखी। दिव्या करीब आकर बैठ गई। उसे आदि के मुंह से शराब की स्मेल आने लगी। आपने शराब पी है? नहीं, शराब नहीं, बियर। बियर बोलो, बियर। क्या बोला मैंने? बोलो बियर। दिव्या ने सर पर हाथ मार लिया। ये क्या तरीका होता है अपनी खुशी जाहिर करने का? ऐसे सेलिब्रेट करते हैं? दिव्या आज पहली बार आदित्य को डांट रही थी। आदित्य ने अपने मुंह पर उंगली रख ली और चुपचाप उसे सुनने लगा। इतने नशे में होने के कारण वो बैठे बैठे भी झूम रहा था। दिव्या ने गुस्से में कहा, अब कुछ बोलेंगे भी? आदि ने उंगली हटाई और बोला, बहुत अच्छा बोलती हो तुम, वाह। तुम्हें तो वो होना चाहिए था। क्या? वही जो बोलते हैं। सो जाए, सुबह बात करती हूँ आपसे। नहीं, अभी करो, तुम तो मेरी पत्नी हो ना, बात करो मुझसे। मुझे अभी कोई बात नहीं करनी है। आदित्य ने दोनों आईब्रो उठाकर ऊपर नीचे करते हुए मुस्कुरा कर कहा, तो क्या करना है? कुछ और करना है? शट अप, कैसे बात कर रहे हैं आप? अरे, तुम तो पत्नी हो, तुमसे नहीं बोलूंगा। राजा महाराजा तो कैसे कैसे शौक रखते थे, जबकि मैं तो अपनी पत्नी को ही बोल रहा हूं। दिव्या ने नजरें झुका ली। दिव्या, तुम्हें मैं पसंद नहीं क्या? दिव्या नर्वस होकर उसे देखने लगी। आदित्य ने उसके हाथ पर हाथ रखकर कहा, दिव्या बोलिए ना, आपको इतना टाइम लग रहा है बोलने में? दिव्या ने लंबी सांस ली और बोली, हाँ, हम आपको पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, पर क्या इसे प्यार का नाम देना सही होगा? आदित्य ने हैरानी से कहा, आप हमें पसंद करती हैं, हम भी आपको बहुत पसंद करने लगे हैं, शादी कर लो हमसे। अचानक दिव्या के चेहरे पर हंसी आ गई। हम आपकी पत्नी ही है। आदित्य ने सीरियस होकर कहा, पत्नी है, फिर भी हमसे शर्मा रही है। हमें भी सुहागरात मनानी है, मान जाए ना? दिव्या, नहीं, वो हम।
आप तैयार नहीं है? अगर आप किसी और को चाहती हैं तो बता सकती हैं, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम खुशी खुशी आपको छोड़ देंगे। आप जिसके साथ खुश रह सके उसके पास रहिए, हमें खुशी मिलेगी। दिव्या बिस्तर पर बैठे हुए ही उदास हो गई। आदित्य ने उसे उदास देखा तो दोनों घुटनों के बल पास जमीन पर बैठकर कान पकड़कर कहा, आप नाराज हो गई हमसे? सॉरी। दिव्या ने उसके हाथ हटाए और उठाते हुए बोली, हम अभी उसके लिए तैयार नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि हम आपसे प्यार नहीं करते। हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। पर हमारे लिए प्यार का मतलब जिस्मानी नहीं रूहानी है। हमारी रूह आपकी है और हमेशा आपकी ही रहेगी। पर हमारे जिस्म में पहला हक हमारा ही रहेगा। आप ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकते। हम आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पर आपके लिए हमारी खुशी से बड़ी अपनी खुशी है, तो जो चाहे कर लीजिए। आदित्य ने खड़े होते हुए सोचते हुए कहा, अच्छा, प्यार का मतलब ऐसा होता है। मतलब जो हमें बार बार आपको मुस्कुराते देखने की आदत हो गई है वो असल में आदत नहीं प्यार है। दिव्या ने हैरानी से देखकर कहा, क्या आपको हमें खुश देखकर खुशी मिलती है? आदित्य ने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, हाँ। आपका नाम सुनते ही हमारी धड़कनें तेज हो जाती है। जैसे कोई जादू हो आपके नाम में। जब आप मुस्कुराती है तो ऐसा लगता है मानो हमारा करोड़ों का मुनाफा हुआ हो। दिव्या जानती थी आदित्य नशे में है, पर फिर भी अब उसे आदि से बात करने का मन कर रहा था। होश में आदि इतना सच नहीं बोलता जितना अभी बोल रहा है। दिव्या ने उसे पास बैठाया, आदि ने उसकी गोद में सर रख लिया और अनजाने में कह गया, जानती है, आपके होने में ही एक अजब सा सुकून है। हमारी माँ के बाद हमें कोई औरत समझती है तो वो आप ही है। आप ही है जो हमें समझ भी सकती है और समझा भी। हम किसी की एक नहीं सुनते, पर जब बात आपकी हो और बोलने वाली आप हो तो हम घंटों तक चुपचाप सुन सकते हैं। दिव्या आदित्य के सर पर हाथ सहलाने लगी, जिससे कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। दिव्या ने आदित्य के मोजे उतारे और बिस्तर पर ठीक से लेटा दिया। आराम कीजिए, सुबह अर्जुन की खबर तो हम लेते हैं। वैसे देखा जाए तो हमें उन्हें थैंक्स कहना चाहिए। वही तो है जिनके कारण हम आपके दिल की बात जान पाए, वरना होश में इतना कहने के लिए आप ना जाने कितने साल ले लेते। ये मानते ही नहीं कि आपको भी प्यार हो सकता है। दिव्या आदित्य के बगल में सोने लगी, उसे ठंड लगने लगी। एक ही कंबल होने के कारण वो आदि के कंबल में ही घुस गई। नींद में आभा से चिपक कर सोने की आदत अब भी छूटी नहीं थी। वो आदि को आभा समझकर कसकर पकड़कर सो गई। आदि बिना शर्ट के था, फिर भी उसे कंबल के अंदर बहुत गर्मी लग रही थी। दिव्या के शरीर से चिपके होने के कारण ही आदित्य को गर्म लग रहा था। दिव्या को भी बहुत गर्मी लग रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों ने कंबल फेंक दिया और आपस में चिपके हुए ही सोते रहे। सुबह दिव्या के उठने से पहले आदित्य की नींद खुल गई और दिव्या को अपने इतने करीब पाकर उसकी धड़कनें बढ़ गई। वो जाने लगा तभी दिव्या ने नींद में उसका हाथ थाम लिया और बड़बड़ाई, हमें छोड़कर मत जाए ना। आपके सिवा कौन है हमारा? आदित्य ने दिव्या का चेहरा देखा। नींद में भी वो उसे ही देख रही है, ये जानकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आदित्य दिव्या के पास बैठ उसके सर पर हाथ फेरने लगा। दिव्या गहरी नींद में सो गई। आदित्य उठकर नहाने चला गया। दिव्या की नींद खुली तो वो अकेली सो रही थी। वो झटके के साथ बैठ गई और यहाँ वहां देखा। हुकुम सा, हुकुम सा। दिव्या उठकर आसपास देखकर डर गई थी। कहीं ये हमें यहाँ अकेला छोड़कर भाग तो नहीं गए? हमने रात में मना किया इसलिए? दिव्या मन में सोच ही रही थी कि बाथरूम से पानी की आवाज आने लगी। तब जाकर दिव्या ने चैन की सांस ली। थैंक गॉड, ये यही है, हम तो डर ही गए थे। दिव्या वापस बिस्तर पर बैठ गई। आदित्य कमर में टॉवल लपेटे बाहर आया। दिव्या ने उसे देखा और उसकी सांसें तेज हो गई। आदित्य ने देखा दिव्या उठकर उसे ही देख रही है तो शर्ट उठाकर जल्दी से बाथरूम में भाग गया। दिव्या उसकी हरकत देखकर हंसने लगी। आदित्य ने शर्ट पहनी। दिव्या ने आवाज दी, आप पैंट ले जाना फिर भूल गए। दिव्या हंस ही रही थी। आदित्य ने झिझकते हुए कहा, क्या तुम दे सकती हो? दिव्या ने पैंट उठाए और बोली, पर एक शर्त पर। इस वक्त शर्त? अच्छा बोलो। यही कि आप हमसे इतना नहीं शर्माएंगे। आदित्य ने हामी भरी और थोड़ा सा दरवाजा खोल दिया। दिव्या ने उसे पैंट दी। आदित्य कपड़े पहनकर बाहर आ गया। दिव्या नहाने चली गई। आधे घंटे तक बाहर ही नहीं आई। आदित्य ने बाथरूम नोक करते हुए कहा, अब क्या अपनी सहेली की सगाई होने के बाद ही निकलेंगी? जल्दी आइए ना। दिव्या 1 घंटे में निकली और आते ही तैयार होने लगी। आदित्य, इतना वक्त लगाएंगी? दिव्या ने घूर कर देखा और कहा, हमारी सहेली की सगाई है और आप भूल रहे हैं हम हुक्मरानी सा है। हम इतना तैयार नहीं होंगे तो कौन होगा? आदित्य शर्मा गया। दिव्या ने गहने पहने और तैयार होकर आदित्य के साथ चली आई। दिव्या और आदित्य वापस होटल आ गए। आदित्य ने अर्जुन को कॉल किया और साइड आकर बात करने लगा। दिव्या दूर खड़ी उसे देख रही थी। अर्जुन ने उठाकर कहा, मैं उसे नहीं पकड़ पाया, पर पूरी कोशिश कर रहा हूं। आज चिंता मत कीजिए, मैं बिना उसे लिए नहीं आऊंगा। दिव्या ने आदित्य की ओर देखा। आदित्य ने जैसे ही उसकी ओर देखा दिव्या कमरे में चली गई।
आदित्य ने फोन रखा और कहा, ये लड़की इतनी आसानी से कैसे चली गई? दिव्या ने कपड़े बदले और सलवार सूट पहनकर दुपट्टा साइड में टाइट बांधकर बाहर चली आई। आदित्य उसे देख ही रहा था कि दिव्या भागते हुए बाहर चली गई। अरे अरे दिव्या! आदित्य भी पीछे भागा। दिव्या बहुत गुस्से में थी। वो बीच में आ रहे ठेले पर कूदकर चढ़ गई और कूदकर उतर गई। आदित्य आज पहली बार दिव्या का ये रूप देख रहा था। दिव्या के सामने रोड खत्म हो गई थी, सामने दीवार थी। दिव्या ने बाजू में देखा तो एक घर था। वो घर के अंदर भाग गई और दौड़ते हुए छत पर गई। छत से छत कूदकर बहुत दूर आ गई। आखिरी लाइन के घर के खत्म होने के बाद बहुत नीचे जमीन थी। दिव्या ने अपना बैलेंस बनाया और कूद गई। कूदकर वो एक कार के सामने खड़ी हो गई थी। कार वाले ने अचानक ब्रेक मारा। दिव्या ने दरवाजा खोला और उसे कॉलर से पकड़कर बाहर निकालकर बोली, जयपुर में आए हो तो हवा महल ना सही, हवालात ही घूम लो। लड़का दिव्या पर हाथ चलाने ही वाला था कि दिव्या ने उसे जोर का तमाचा मारा। वो एक चांटे में ही गिर गया। तुम्हारे बॉस की दुश्मनी हुकुमसा और मुझसे है तो क्यों बीच में दूसरों को ला रहे हो? याद रखना, एक एक को जिंदा जला देंगे अगर बात हमारी प्रजा या हमारे हुकुमसा पर आए, दिव्या ने कहा और उसे वापस उठाकर घसीटते हुए दूसरी तरफ से लाने लगी। आदित्य पहले ही लौट गया था और कार लेकर आ रहा था। दिव्या ने सामने से आदित्य की कार आती देखी तो उसे कार के सामने पटक दी। आदि ने ब्रेक मारा और उतरकर हैरानी से कहा, ये आपको कहाँ मिला? दिव्या ने गहरी सांस ली। आदित्य ने उसे एक ही हाथ से दोनों गाल में चाटे जड़े और दिव्या के दुपट्टे से बांधकर गाड़ी की डिक्की में बंद कर दिया। दिव्या आदित्य के गले लग गई। हमने उस बच्ची को इंसाफ दिया। दिव्या, आप बहुत बहादुर है। हमें नहीं पता था आप में इतनी हिम्मत और इतनी समझ है। आप हमें ना समझते थे, पर यह आपको मिला कहाँ? अर्जुन ने तो इसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। केक में जहर मिलाने के बाद ये ज्यादा देर जयपुर तो रुकता नहीं, तो समझ गए ये वापस जैसलमेर के लिए निकलेगा, तो इसी रोड की ओर भाग आए। थोड़ी सी देर और हो जाती तो ये भाग चुका होता। आदित्य ने देखा अब दिव्या की धड़कनें बढ़ गई है और उसे हाफ रही है तो उसे कार में बैठाते हुए कहा, असली जड़ राजवर्धन है, उस तक पहुंचना होगा। साला चूहा कहीं का बिल में घुसा बैठा है। दिव्या को प्यास लग रही थी। आदित्य ने सामने दुकान देखी तो उसे छोड़कर पानी लेने चला गया। दिव्या ने खुद को देखा और उसे शर्म आ गई। हम बिना दुपट्टे के होटल वापस नहीं जा सकते, किसी ने ऐसे देख लिया तो? हम हुकुमसा की इज्जत है। आदित्य पानी लेकर आ गया। दिव्या ने उसे देखकर घबराते हुए कहा, वो हम ऐसे? आदि समझ गया दिव्या के दिमाग में क्या चल रहा है, तो अपना कोट उतारकर उसे पहना दिया। अब ठीक है। दिव्या मुस्कुरा दी। आदित्य गाड़ी पुलिस स्टेशन ले आया और उसे पुलिस को देते हुए कहा, तब तक मारो जब तक ये राजवर्धन का पता ना बता दे। अगर तब भी ना बताए तो मार ही डालो, फिर हमारे किसी काम का नहीं। पुलिस वाले ने हाँ में सर हिला दिया। उसे अजीब लग रहा था क्योंकि आदित्य की शर्ट के ऊपर का कोट दिव्या ने पहन रखा था। दिव्या ने कार में बैठते हुए कहा, हमें भूख लगी है, जल्दी चलिए ना। आदित्य ने कार दूसरी होटल के सामने रोक ली। ये, हाँ, भूख लगी है ना आपको? चलिए। आदित्य और दिव्या अंदर चले आए। दिव्या बैठ गई। आदित्य ने लिट्टी चोखा मंगाया और दोनों खाने लगा। खाने के बाद दिव्या ने खीर मंगाई और दोनों एक ही कटोरी से खाने लगे। आदित्य ने खीर के बाद वेटर को टिप दी और दिव्या के साथ वापस जाने लगा। दिव्या होटल आते ही रूम में जाकर लेट गई और मासूमियत से बोली, बहुत खा लिया। हमारा राजस्थानी खाना होता ही ऐसा है, पेट भर जाता है पर मन नहीं भरता। आदित्य ने पेट देखकर कहा, इतना सा तो पेट है आपका, 2 बाटी में ही भर गया। दिव्या ने उसे छेड़ते हुए कहा, हर कोई आप जितना भुक्कड़ नहीं होता। आदित्य ने घूरा तो वो मुस्कुरा पड़ी। उसे मुस्कुराता देख आदित्य भी सारी टेंशन भूलकर मुस्कुरा पड़ा। दिव्या ने कुछ देर बाद उठते हुए कहा, अर्जुन कहाँ है? आदित्य ने सर पर मारकर कहा, उसे तो बताना ही भूल गए, बेचारा अब भी उसे ढूंढ रहा होगा। दोनों हंस पड़े। दिव्या ने एक पल रुककर कहा, आप सिर्फ हमारे सामने ही हंसते मुस्कुराते हैं, पर ऐसा क्यों? आदित्य ने नोटिस किया और दोनों कंधे उचका दिया। कोई बात नहीं। अरे, पहले अर्जुन से बात कर लीजिए, हमारे पास तो फोन है नहीं। दिव्या के कहते ही आदि को एहसास हुआ कि दिव्या के पास भी फोन होना चाहिए, कभी खो गई तो बात भी नहीं कर पाएंगी। दिव्या ने टोकते हुए कहा, कहाँ खो गए, लगाए ना फोन। आदित्य ने फोन करके उसे बुला लिया। अर्जुन के आते ही तमाशा हो गया। आभा के पिता ने हाथ जोड़कर अर्जुन से कहा, हम अपनी बेटी की शादी आपसे नहीं करा सकते, माफ कीजिए। अर्जुन, पर क्यों? क्या कमी है मुझ में? कमी आप में नहीं है, पर हम हमारी बेटी की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। आपसे शादी हुई तो महल के आए दिन के हमलों में हमारी बेटी भी फंस जाएगी। दिव्या ने समझाते हुए कहा, ऐसा नहीं है अंकल, हम आभा का पूरा ख्याल रखेंगे, सहेली नहीं बड़ी बहन बनकर। ये सब कहने की बात है रानी सा, आप अपनी जिंदगी में खुद इतनी उलझ जाएंगी, आपको किसी की खबर ही नहीं होगी। अर्जुन ने हाथ जोड़कर वादा करते हुए कहा, मैं वादा करता हूं, आभा को अपनी जान से बढ़कर महफूज रखूंगा।
मेरे लिए सब कुछ इसके बाद ही होगा। मीरा, हुकुम सा और उनके हुकुम भी। अर्जुन ने हाथ नीचे किए और नजरें मिलाकर कहा, नहीं, हुकुम सा मेरे लिए मेरे प्यार से भी पहले आते हैं। उनसे पहले मेरे लिए मेरी औलाद भी नहीं हो सकती। उनके लिए बिना सोचे समझे अपनी जान भी दे सकता हूँ। आभा ने मुस्कुरा कर कहा, ये वफादारी है पापा। जो इंसान अपने फर्ज के लिए इतना वफादार है, कल को हम उनकी पत्नी बनेंगे तो वो हमारे लिए कितने वफादार होंगे। हम शादी करेंगे तो इन्हीं से, वरना नहीं करेंगे। पर आखिरी फैसला आपका ही होगा। आपकी बेटी है, ये आप पर छोड़ रहे हैं। हम चाहते तो पहले ही अर्जुन जी के साथ भागकर शादी कर सकते थे, पर जैसे हमारे लिए आपका सम्मान हमारी खुशी से बढ़कर है, वैसे ही उनके लिए हुकुम सा का हुकुम उनकी जान से बढ़कर है। आभा की बात सुनकर आभा के पिता निशब्द हो गए। माफ करना बेटा, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए सोच रहा था। ये बिल्कुल भूल गया था कि हुकुम सा और अर्जुन दोनों ही बिना सोचे समझे प्रजा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनके लिए वो भी बाद में आते हैं। आभा मुस्कुराकर बोली, आपको समझ आ गया, यही काफी है पापा। आदित्य ने आभा का हाथ अर्जुन के हाथ में रखकर कहा, आभा से बेहतर लड़की अर्जुन को मिल ही नहीं सकती। दिव्या मुस्कुरा दी। आदित्य कमरे की ओर आ गया। दिव्या भी थक गई थी, सोने आ गई। आदित्य ने शर्ट उतारी और लेटने लगा। दिव्या शर्मा गई। आपको प्रॉब्लम है? दिव्या ने ना में सर हिला दिया। आदित्य ने आगे कहा, आपने ही सुबह वादा लिया था ना, हम आपके सामने शर्माएंगे नहीं, तो इसलिए। वैसे भी हमें शादी से पहले शर्ट उतारकर सोने की आदत थी। हम ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। दिव्या ने उसकी ओर देखा और नजरें चुरा ली। आप जैसे कंफर्टेबल होती है वैसे सो सकती हैं। इतना टाइम हो गया है हमें, फिर भी आप हमसे कभी अपने कंफर्ट की बात नहीं करती। दिव्या ने ना में सर हिला दिया और लेटने लगी। आप सूट में कंफर्टेबल रहती हैं ना? दिव्या ने कुछ नहीं कहा। सॉरी, महल की मर्यादा के चक्कर में हम आपको महल में सूट पहनने की छूट नहीं दे सकते। आप साड़ी या लिवाज ही पहन सकती है, पर रात में आप जो चाहे पहन सकती हैं। कमरे में आपको जैसे रहना है वैसे रहिए, पर कमरे से बाहर किसी के सामने बिना सर पर पल्लू रखे नहीं जा सकती। दिव्या ने आदित्य की ओर देखकर कहा, इज्जत तो व्यवहार से होती है, फिर हमारे राजस्थानी पोशाक पहनने या सूट पहनने से क्या फर्क पड़ता है? हमें आपके रिवाजों से परेशानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। पर यह कहना कि मर्यादा सिर्फ घूंघट में होती है, ये तो गलत है ना? आदित्य, ये सब हमें नहीं पता, अब हमें जवाब चाहिए, बोलिए। आदित्य, आप ठीक कह रही है, पर अगर राजस्थान की हुकुमरानी शाही राजस्थानी पोशाक अपनाने से मना करेगी तो बाकी लोग क्या करेंगे? दिव्या ने उससे बहस करनी ठीक नहीं समझी और सोने लगी। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। आदित्य को नींद नहीं आ रही थी। दिव्या ने उसकी ओर करवट बदली तो उसका सूट टेढ़ा हो गया और उसकी नाभि के नीचे का तिल दिखने लगा। आदित्य ने दिव्या का पेट देखा। गोरे रंग पर वो काला तिल आदित्य का ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। दिव्या ने करवट ली और उसकी ओर पीठ करके सो गई। आदित्य ने उसके कपड़े ठीक किए और सो गया। दिव्या की नींद सीधे सुबह ही खुली। वो उठकर नहाने चली गई। नहाकर आई और बाल सुखाने लगी। आदित्य की जब नींद खुली, दिव्या शीशे के सामने खड़ी बाल झटक रही थी। दिव्या ने ब्राउन लहंगा पहन रखा था। उसके बालों से पानी की बूंदें आदित्य पर झटकने लगी। आदि ने चेहरा साफ किया तो शीशे में दिव्या को वो उठता देखा। दिव्या अचानक पलटी तो गलती से परफ्यूम की बोतल गिर गई। दिव्या ने उठाकर रखी। जब झुकी तो आदित्य का ध्यान रात में दिखे उस तिल पर चला गया। दिव्या सीधी खड़ी हो गई थी, पर आदित्य उसकी नाभि की ओर ही देख रहा था। दिव्या ने दुपट्टे से पेट ढांकते हुए कहा, आप हमें घूर रहे हैं। आदित्य झेप गया और नजरें चुराते हुए कहा, नहीं, मैं तो बस वो तिल। दिव्या ने अपनी नाभि की ओर देखा और कहा, आप हमारा तिल देख रहे थे? आदित्य, तिल तिल सुना तुमने? नहीं, मैं तो दिल कह रहा था। मैं तुम्हारा दिल देख रहा था। दिव्या ने सीने की ओर देखा और गुस्से में उसे देखने लगी। दिल देख रहे थे? आदित्य ने सर पर मारकर कहा, नहीं, तिल ही देख रहा था। सॉरी, पर अचानक ध्यान चला गया। दिव्या ने चुन्नी ठीक की और तैयार होने लगी। आदित्य, आज हमारी एक मीटिंग है, हम जा रहे हैं। आप आभा के पास रुकिए, उन्हें अच्छा लगेगा। आप जा रहे हैं? पर क्यों? आज तो अर्जुन की शादी है। पर आप कुछ देर में आ जाएंगे। आदित्य जाने लगा तो अर्जुन उसे जाता देख आने लगा। अर्जुन, हमें आपके साथ चलना होगा। आदित्य, शादी है तेरी कुछ घंटों में, आज तो अपने बारे में सोच। और वैसे भी ये मीटिंग करने ही तो हम यहाँ आए थे, इसे कैसे कैंसिल कर सकता था? जल्द ही आ जाऊंगा, तू तैयार हो और एंजॉय कर। फोटोशूट भी करा लेना, शादी का दिन बार बार नहीं आता। अर्जुन ने उसे साइड हग किया और आदि चला गया। दिव्या तैयार होकर हॉल में आई और रस्मों में बिजी हो गई। अर्जुन के साथ भाभी की रस्में और आभा के साथ बहन की रस्में करने लगी। इसके नाते उसने अर्जुन को शादी के लिए तैयार किया और उसके बाद आभा के कमरे में जाकर उसे तैयार करने लगी। आभा ने घबराते हुए बैठे हुए ही उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, मैं शादी जितनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल तो पाऊंगी ना? दिव्या ने हाँ में सर हिलाकर कहा, पगली, ये मत सोच,
तू तो ये सोच, शादी के बाद तुम दोनों हनीमून के लिए कहाँ जाओगे। दिव्या उसे छेड़ते हुए हंस दी। आभा शर्मा गई। शादी की सारी रस्में हो गई, सिर्फ फेरे और सिंदूरदान ही बचा था। पर आदि अब तक नहीं आया था। आभा ने दिव्या की ओर देखकर मन में कहा, फिर से कोई मुसीबत ना आ जाए। इतने में आदि आ गया। उसके आते ही शादी पूरी की गई। दिव्या ने धीरे से कहा, कहाँ रह गए थे आप? आपके कारण दोनों को इंतजार करना पड़ा। मीटिंग थोड़ी लंबी चली। सॉरी। दिव्या मुस्कुराकर सामने देखने लगी। शादी के बाद अर्जुन जूते ढूंढने लगा। दिव्या ने पल्लू के पीछे से जूते निकाले और दिखाकर बोली, ये तो नहीं ढूंढ रहे। अच्छा हुआ भाभी सा आपने रख लिए थे, वरना कोई साली जी ले लेती तो जेब ढीली करनी पड़ती। आदित्य ने खांसा। दिव्या ने मुस्कुराकर तिरछी नजरों से देखा। अर्जुन, आपने पार्टी बदल ली। नॉट फेयर भाभी सा, हम तो शुरू से ही आभा के साइड थे। वो तो आप देवर है इसलिए, और चिंता मत कीजिए, इस रस्म के बाद हम इन्हें विदा कराकर लेकर चलेंगे ना आपकी भाभी सा बनकर। अर्जुन ने गले से सोने की चेन उतारकर दिव्या की ओर की। आदित्य ने दिव्या को घूरा तो उसने नहीं ली। आप उसकी उतरी चेन लेंगी? आदित्य ने मन में कहा। दिव्या समझ गई और बोली, नहीं, हमें ये नहीं चाहिए। आप सगुन के 100 रुपए भी देंगे तो हमारे लिए बहुत है। अर्जुन ने 500 का नोट देते हुए कहा, हुकुम रानी सा को कुछ दे सकूं, इतनी मेरी औकात नहीं, पर आज अपनी साली को तो कुछ दे ही सकता हूं ना। दिव्या ने ले लिया और उसके पैर में जूते पहना दी। दिव्या पैसे लेकर जूते पहनाकर आदित्य के पास आकर बैठ गई। दिव्या ने आज जो झुमके पहन रखे थे उनमें छोटे छोटे घुंघरू लगे थे, उसके हिलने पर वो भी बज रहे थे। आदित्य का बार बार उसकी ओर ध्यान जा रहा था। दिव्या ने आदित्य के फोन में टाइम देखकर कहा, अब हमें निकलना चाहिए, वरना जाने में और रात होगी। दिव्या की बात सुनते ही आदि ने कहा, रानी सा ठीक कह रही है, हमें चलना चाहिए। आभा ने अपनी माँ और पापा के गले लगकर रोते हुए विदा ली। अमित आज पहली बार इतना रो रहा था। दिव्या ने हाथ बढ़ाया और आभा का हाथ अर्जुन के हाथ में पकड़ा दिया। अर्जुन और आभा साथ कार तक आए। आदि ने उन्हें दूसरी कार में बैठाया और अपनी कार में दिव्या के साथ कुछ दूर आकर गाड़ी रुका ली। अर्जुन ने भी अपनी गाड़ी रुकाए और निकलकर कहा, क्या हुआ हुकुम सा, आपने बीच में गाड़ी क्यों रुकाई? आदि ने कड़ी आवाज में कहा, अब हमारा पीछा मत कीजिए और आभा को लेकर कुछ दिन बाहर घूम आइए। दिव्या ने निकलते हुए कहा, मतलब हनीमून? अर्जुन शर्मा गया। दिव्या, आज पहली बार हुकुम सा ने कोई दिमाग का काम किया है। आदित्य ने घूर कर देखा तो हड़बड़ाते हुए बोली, मतलब आज के दिन का पहली बार। अर्जुन ने मना करना चाहा पर आदि ने कड़े शब्दों में कहा, हम हुकुम सा है और तुम्हें हुकुम मानना ही पड़ेगा। अर्जुन ने हाँ में सर हिला दिया और जाकर कार में बैठ गया। अर्जुन आभा को अजमेर की ओर ले गया। आदि और दिव्या जैसलमेर की ओर बढ़े। दिव्या ने उसकी आंखों में देखकर प्यार से कहा, हुकुम सा, आप बुरा ना माने तो कुछ कहें? कहिए। हमें, मतलब आप ठीक समझे तो हमें महल को अपने हिसाब से सजाना है। अब देखिए ना, सारे महल के कमरे में सफेद पर्दे ही है, हमें सफेद कलर कुछ खास पसंद नहीं। आप पर्दे की बात कर रही है, आप तो जो चाहे बदल सकती हैं। दिव्या ने मुस्कुराकर आंखों में देखते हुए मन में कहा, आपको भी? आदित्य ने नजरें चुरा ली। दिव्या जवाई लेने लगी। आदि ने देखा तो उसे वक्त का ख्याल आया। रात के 10 बज रहे थे। आदि ने उसे टैप करके कहा, पीछे सोने की बहुत जगह है, हमें महल पहुंचने में सुबह के 5 बजेंगे, जाइए, सो जाइए। दिव्या ने नींद भरी आवाज में कहा, आप नहीं सोएंगे? आदि ने ना में सर हिलाकर कहा, हमारा मन नहीं है, आप सो जाइए। दिव्या, तो हमारा भी मन नहीं है, दोनों जागते हैं। आदि समझ गया दिव्या उसके कारण मना कर रही है तो ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहा। गाड़ी रुकते ही उतरकर पीछे की डिक्की खोला तो सोने जाने लगा। दिव्या भी पीछे जाकर बैठ गई। आदि, चलिए। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ाई। दिव्या ने कुशन को अपनी ओर खींचा और सर रखकर लेटने लगी। हमें भी बिना कुशन के नींद नहीं आती, आप बुरा ना मानो तो हमें दे दो। आदि के कहते ही दिव्या ने कुशन उसकी ओर कर दिया। आदि सोने की कोशिश करने लगा पर दिव्या बार बार सिर्फ करवट ही बदल रही थी। आदि उठकर बैठ गया और एक हाथ से उसके झुमके उतार दिए। दिव्या ने गले से चोकर उतारा। आदित्य लेट गया और बाह फैला दी। दिव्या उसकी बाह पर सर रखकर सोने लगी। आदि ने आंख बंद कर ली। दिव्या ने नजरें उठाकर उसका चेहरा देखते हुए मन में कहा, इससे अच्छा पिलो हमारे लिए हो ही नहीं सकता। दिव्या भी कुछ देर में सो गई। आदित्य ने नींद में उसे जकड़ लिया। दिव्या की नींद खुल गई। उसने धीरे से कहा, काश आप होशो हवास में हमें इतने ही प्यार से जकड़ते, पर आपको यह एहसास दिलाने में भी वक्त लगेगा कि आप सच में हमसे प्यार करने लगे हैं। आप कब हमें सामने से आई लव यू कहेंगे? दिव्या शर्मा गई और आंख बंद करके वापस सो गई। सुबह ड्राइवर ने महल पहुंचकर झटके से ब्रेक मारा और दोनों की नींद टूट गई। दिव्या उठकर बैठी। आदित्य ने उसके सर पर पल्लू रखा और दोनों गाड़ी से उतर गए। दिव्या आगे आगे चलकर अंदर जाने लगी। रास्ते में खड़े सेवक झुककर उसे सम्मान देने लगे। दिव्या के अंदर आते ही गुलाबो खुशी से उसके पास आते हुए बोली, रानी साथे आ गई।
दिव्या, हम दिव्या कमरे की ओर जाने लगी। वो पीछे पीछे कमरे के बाहर तक आ गई। गुलाबो अंदर आती इसके पहले ही आदि भी कमरे के बाहर आ गया। गुलाबो कुछ कहती इसके पहले दिव्या बोली, गुलाबो, महल के सभी कमरों से सफेद पर्दे निकालकर मरून पर्दे लगा दो। किसी की मदद चाहिए हो तो किसी को भी बोल देना। दिव्या ने आदि के अंदर आते ही दरवाजा लगा लिया। गुलाबो चली गई। दिव्या ने आदि के सामने पल्लू सर से हटाकर कहा, हमें लिवाज से परेशानी नहीं है, पर पल्लू रखने से है। आदि इतने लंबे सफर से आई है, नहा लीजिए। दिव्या नहाने चली गई। आदि ने कपड़े उठाए और दूसरे कमरे में नहाने चला गया। दिव्या नहाकर आए और तैयार होने लगी। दिव्या के बाल खुले हुए थे। आदि दरवाजा खोलकर ही चला गया था। गलती से एक सेवक नाश्ता देने अंदर आ गया। रानी सा, ये, हाँ, वही रख दीजिए। दिव्या की सुंदरता इतनी थी कि वो दिव्या का चेहरा देखे बिना नहीं जी पाया और उसकी नजर उसके चेहरे पर चली गई। दिव्या ने कड़ी आवाज में कहा, रख दिया, अब जाए। आदि ने ये देख लिया और उसके बाहर निकलते ही उसे कड़े शब्दों में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना पूछे कमरे में जाने की, और तुमने नजरें उठाकर देखा कैसे उन्हें? उसने सर झुकाकर कहा, वो हुकुम सा, माफ कीजिए। आदि ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, दोबारा उन्हें आंख उठाकर देखा भी तो आंखें नोच लेंगे। और सभी जानते हैं, हम में दया जैसा कुछ नहीं है। हमें रानी सा मत समझिएगा कि माफ कर दे, हम गलती पर माफी नहीं सजा देते हैं। आदमी ने हाँ में सर हिला दिया। वो गुलाबो कहाँ है? अगर रानी सा को कुछ भी देना हो तो उससे भिजवाना। आदमी ने हाँ में सर हिलाया और चला गया। आदित्य कमरे में आया, तब तक दिव्या तैयार हो चुकी थी। उसके माथे पर छोटी सी लाल बिंदी, कानों में 3 कछवी वाले झुमके, गले में भरा हार। उसने महरून लहंगा पहन रखा था और कमर में पतली सी मोती की कमरबंद थी। आदित्य ने उसे देखा और अचानक उसका मूड बदल गया। उसके माथे की सिकंज हटकर चेहरे पर मुस्कान आ गई। आदित्य के माथे की सिकंज हटकर चेहरे पर मुस्कान आ गई। दिव्या ने इशारे से पूछा, कैसे लग रहे हैं? आदित्य ने हाथ के इशारे से कहा, बहुत खूब। दिव्या ने पल्लू सर पर थोड़ा सा रखा और बाहर निकलने लगी। आदित्य उसके पीछे बाहर हॉल में आ गया। दिव्या ने हॉल की खिड़की में लगे पर्दे निकालने शुरू कर दिए। वो स्टूल पर चढ़कर निकाल ही रही थी कि आदित्य ने कहा, आदित्य, ये आपकी शान के खिलाफ है। रुकिए। आदित्य ने जा रहे लड़के को रोका और उसे पर्दे उतारने के लिए कहा। दिव्या ने उसे देखा और बोली, अरे, हमारा घर है, हम काम करेंगे तो इसमें शान घटने जैसा क्या है? ओ भैया, आप जो काम करने जा रहे थे, जाओ ना। लड़का आदित्य की ओर देखने लगा। दिव्या ने आदित्य को बुलाते हुए कहा, आदि। लड़का दोनों को बारी बारी देखने लगा। दिव्या ने जबान संभालते हुए कहा, आदित्य जी, हुकुम सा। आदि ने उसकी ओर देखा। आप वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? जरा हमारी मदद ही कर दीजिए। स्टूल तो पकड़ ही सकते हैं, शान तो नहीं गिरेगी। आदित्य दिव्या की ओर बढ़ा। 2 पर्दे निकलते ही दिव्या का बैलेंस बिगड़ गया, वो स्टूल से गिर गई। आदि ने तुरंत पकड़ लिया। दिव्या ने डरकर आंखें बंद कर ली थी। आदित्य ने उसकी फिरकी लेते हुए कहा, उयू उयू, किसी की तो शान नहीं गिर रही थी और अब खुद ही गिर गई। दिव्या ने आंख खोलकर कहा, हमारी कोई शान नहीं और ना हम, देखिए ना, आपने दोनों को बचा लिया। आदित्य ने उसे उतारा और धीरे से कहा, किसी ने नहीं देखा। दिव्या ने बाल ठीक किए और वापस काम करने लगी। आदित्य बाहर चला गया। दिव्या ने पर्दे बदले और गुलाबो उसके लिए सेब काट कर ले आए। रानी सा, जे। दिव्या ने देखा और मना करते हुए कहा, हमें नहीं खाना, वो खा लिया था। गुलाबो ने सेब की प्लेट आगे करते हुए कहा, खाना पड़ेगा। मैं थारी मां नासू, फिर भी कह रही हूं, फल खाने चाहिए। दिव्या ने मासूमियत से कहा, आप हमें डांट रही है? ना ना, मैं तो थारे को बस जे बोल रही थी, कल को बच्चा जनोई तो ताकत तो चाहिए ना। अब ऐसे थोड़ा सा खा खाकर रहोगी तो कैसे चलेगा? दिव्या ने गुलाबो के सामने हाथ जोड़कर कहा, ओके माते, अब जाओ, हम खा लेंगे। ना ना, अब तो मैं थारे को खिला कर ही जाऊंगी। गुलाबो उसे टूथपिक से खिलाने लगी। दिव्या ने खाया और टेबल की ओर देखकर कहा, खाने का टाइम हो गया, हुकुम सा को भूख लगी होगी, देखना पड़ेगा खाने में क्या है। दिव्या जाने लगी तो गुलाबो ने उसे रोकते हुए कहा, मैं जाती हूँ, थे जाकर बैठ जाओ। दिव्या कमरे की ओर जाने लगी। पीछे से आदि की आवाज आई, दिव्या। दिव्या ने पलटकर देखा तो आदि के हाथ में कुछ बॉक्स था। दिव्या एक्साइटमेंट से उसकी ओर गई। आपके लिए ही है, खोलिए। दिव्या ने ले लिया और खोलने लगी। फोन, हमारे लिए, दिव्या ने कहा और देखने लगी। आदि, हाँ, आपके लिए, पसंद आया? दिव्या ने हाँ में सर हिलाया और फोन का कैमरा खोलकर सबसे पहले आदि के साथ सेल्फी ही ली। आदि उसकी एक्साइटमेंट देख रहा था। पूरे 15 दिन बाद फोन मिला है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। आदि को याद आया कैसे उसने दिव्या का फोन तोड़ा था और उस पर शक किया था तो उसे बुरा लगने लगा। गुलाबो ने आवाज दी, खाना ठंडा हो रहा है। दिव्या को ध्यान आया और वो आदि का हाथ पकड़कर उसे खाने ले आए। आदि बैठ गया।
दिव्या ने एक प्लेट में रोटी सब्जी रखी और एक निवाला तोड़कर उसकी ओर किया। आदित्य ने उसे देखा तो दिव्या ने इशारे से खाने के लिए कहा। आदित्य ने मुंह खोल लिया। गुलाबो देखकर शर्माते हुए मुस्कुराने लगी। उसकी नजर गई पास खड़ा एक आदमी भी दोनों को देख रहा है तो उसे इशारे से डांटकर भगा दिया। गुलाबो ने अपनी आंख हथेली से ढक ली। दिव्या भी बैठ गई और अपने लिए भी खाना लगाने लगी। आप बाटी नहीं खाना चाहती? 2 दिन से वही खा रहे हैं, हैवी हो जाएगा, खाए ना। आदित्य भी खाने लगा। खाते हुए दिव्या को सब्जी तीखी लग गई और वो मुंह से फूंकते हुए हाथ हिलाने लगी। गुलाबो पानी लेने दौड़ी और जब तक आए, आदित्य अपने हाथ से दिव्या को पानी पिला रहा था। दिव्या ने ग्लास पकड़ कर रखा। इतने में आदि ने चिल्लाते हुए कहा, 2 दिन में भूल गए क्या रानीसा को तीखा नहीं पसंद? सभी आ गए और सर झुकाए खड़े हो गए। गुलाबो ने घबराते हुए कहा, वो हुकुमसा रानीसा ने ही कहा था। आदित्य दिव्या की ओर देखने लगा। हताशा भरे स्वर में कहा, क्या है ये दिव्या? दिव्या ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, आपके लिए। आपको तो तीखा पसंद है ना, हमारे कारण आप क्यों कम मिर्च खाएंगे? हम खा लेंगे, पर अब आप ऐसा नहीं करेगी। दिव्या ने हाँ में सर हिला दिया। आदित्य ने बाकियों को जाने का इशारा कर दिया। सभी उन दोनों को अकेला छोड़ चले गए। दिव्या ने अगला निवाला खाना चाहा पर आदि ने हाथ रोक दिया। हम आपके लिए कुछ फिका बनवा देते हैं। नहीं, हमारे कारण रसोइया का काम बढ़ जाएगा, हम खा लेंगे ना। आदि ने उसे बालूशाही उठाकर दी। दिव्या ने खा ली। दिव्या को घेवर की याद आई तो सर पर हाथ मारकर बोली, ओहो, हम तो भूल ही गए, हमने आपके लिए घेवर बनवाए थे, रुकिए हम लेकर आते हैं। दिव्या उठने लगी तो आदि ने पकड़कर रोकते हुए कहा, खाना बीच में छोड़कर नहीं जाते, अन्न का अपमान होता है। दिव्या पर आदि ने आवाज दी, घेवर लाओ। रसोई से एक आदमी बड़ी प्लेट में घेवर लेकर आ गया। दिव्या चुपचाप बैठी रही। आदमी के जाते ही बोली, खाइए। आदि ने घेवर तोड़ा और थोड़ा सा खाकर कहा, मीठा ठीक है, आप खा सकती है। दिव्या भी खाने लगी। आदि उसे खाते हुए देख रहा था। दिव्या से ठीक से तोड़ते नहीं बन रहा था, उससे बार बार चकनाचूर हो जा रहा था और कपड़ों में टुकड़े गिर रहे थे। आदि उसे देख हंसने लगा, आपको घेवर खाना नहीं आता? दिव्या ने सर झुकाकर ना में सर हिला दिया। आदि उसे ठीक से तोड़ना सिखाने लगा। वो चाकू से काटकर दिखा रहा था। दिव्या उसे देखकर हाँ में सर हिला दी। आदि खाए। दिव्या ने यहाँ वहां देखा, कोई नहीं देख रहा था, तो उसने पूरा घेवर उठा लिया और दांत से काटकर खाने लगी। आदित्य मुस्कुरा दिया और खाने लगा। दिव्या और आदि खाना खाकर कमरे की ओर आने लगे। अचानक आदि को कुछ काम आ गया और वो चला गया। दिव्या बैठी बोर होने लगी। तभी उसे ध्यान आया कि आभा इस वक्त क्या कर रही होगी। उसने अपने फोन से पहला कॉल उसे करना चाहा, पर उसे नंबर याद नहीं आ रहा था। ये फोन के जमाने में नंबर ही याद नहीं होते, एक का तो होना चाहिए। अरे, हुकुमसा के पास भी तो फोन है, हमने कभी उनका नंबर भी नहीं पूछा। दिव्या को एक डायरी से आभा का नंबर मिल गया। उसने डायल किया। पहली बार में तो उसने उठाया नहीं, पर अगली बार में उठा लिया। दिव्या ने जवाब नहीं दिया। अर्जुन, हेलो, कौन है? दिव्या ने खांसा तो अर्जुन समझ गया और फोन स्पीकर में करके आभा को दे दिया। आभा ने अर्जुन से इशारे से पूछा, कौन है? अर्जुन ने बस बात करने के लिए कहा। दिव्या ने मर्दानी आवाज में कहा, आभा जी, पहचाना नहीं? आभा हैरान हो गई और घबराकर अर्जुन को देखने लगी। कौन? बरसों का याराना रहा है हमारा, और अब आप हमें नहीं पहचान रही हैं। नॉट वेल। अर्जुन ने आभा को नाराजगी से देखा। उसने घबराते हुए कहा, अरे अरे, कल ही शादी हुई है हमारी, क्यों तोड़ाने पर तुले हो? कौन हो, क्या चाहिए तुम्हें? अर्जुन और दिव्या की साथ में हंसी छूट गई। दिव्या की हंसी की आवाज सुनते ही आभा के माथे से सिकंज हट गई और हंसकर बोली, डरा ही दिया यार तुमने, मुझे तो लगा ना जाने कौन आ गया। अर्जुन ने खांसा और कहा, उयू उयू, शादी से पहले कोई बॉयफ्रेंड था क्या? आभा ने ना में सर हिला दिया। अर्जुन सीरियस होकर उसे देख रहा था। अरे सच में नहीं था यार, दिव्या ने छेड़ते हुए कहा। आभा झूठ क्यों बोल रही हो, अब तो वो तुम्हारा पति है, उनसे क्या छुपाना। अर्जुन अब सच में हैरान था और आभा भी। क्या बोल रही है देवी, मरवाएगी क्या? नहीं अर्जुन, ऐसा कुछ नहीं था। आभा के कहते ही दिव्या ने परेशान होते हुए कहा, अरे, अब क्या हम बेस्ट फ्रेंड भी नहीं रहे? बीएफ मतलब बेस्ट फ्रेंड ना? आभा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, वो तो तुम हो और रहोगी। अर्जुन ने फोन लेकर बाय बोलकर रख दिया और आभा को डांट दिया। ये क्या तरीका था हुकुमरानीसा से ऐसे बात करने का? तुम बोलोगी? आभा ने हैरानी से कहा, मैं तो शुरू से ही उससे ऐसे ही बात करती आई हूं, उसे तो कभी कोई परेशानी नहीं हुई। तब की बात और थी, अब वो रानीसा है। भाभी सा या रानीसा बोलिए, वरना दिव्या जी और आप लगाकर बात कीजिए। आप हमारी पत्नी है और हम नहीं चाहते हमारी पत्नी हुकुमसा या हुकुम रानीसा से बदसलूकी से पेश आए। बाकी आपकी मर्जी। आभा ने हाँ में सर हिला दिया। अर्जुन ने उसके माथे को चूमा और आराम करने का बोलकर कमरे से बाहर चला गया। बाहर आकर उसने आदित्य को कॉल किया।
आदित्य किसी बिल्डिंग को बनता हुआ देख रहा था। अर्जुन का कॉल देखकर उठाते हुए कहा, और हनीमून पीरियड में हमारी याद कैसे आ गई? अर्जुन ने नर्वस होकर कहा, ऐसा कुछ नहीं है हुकुम सा। मतलब हमारी याद नहीं आए वो हमने तो आपसे दोस्त की तरह टिप लेने के लिए फोन कर दिया। दोस्त की तरह बात कर सकते हैं? हाँ बोलो, अर्जुन ने शर्माते हुए कहा। मुझे तो आभा के करीब जाने में बहुत शर्म आ रही है। फोरहेड किस के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा। पता नहीं वो भी क्या सोच रही होगी। आदि ने सोचते हुए कहा, इसमें मैं क्या करूं? हम मर्द तो बचपन से ही शेर होते हैं और शेर को शिकार करना नहीं सिखाना पड़ता। जाओ मेरे शेर। आदित्य ने मन में कहा, तुम्हें कह रहा हूं, जबकि मैंने तो आज तक तुम्हारी भाभी सा को फोरहेड किस भी नहीं की। अर्जुन ने सर पर हाथ मारकर कहा, मैं भी किससे टिप्स मान रहा हूं? आप ठहरे अनरोमांटिक। चलिए छोड़िए बेचारी भाभी सा। अर्जुन ने फोन काट दिया। आदित्य को अजीब लगा। उसने बिल्डिंग का डिजाइन सिलेक्ट करके महल जाना बेहतर समझा। आदित्य महल आते वक्त माली के पास से मोगरे का गजरा बनवाकर ले आया। दिव्या दरवाजे के पास थोड़ी दूरी पर बने फुहारे के पास बैठी थी। आसपास कोई नहीं था, इसलिए उसने सर पर पल्लू नहीं रखा था। दिव्या के घने लंबे बाल हवा के झोंके से लहरा रहे थे और वो अपनी ही धुन में पानी में हाथ डालकर खेल रही थी। आदित्य ने पीछे से आकर उसके बालों में गजरा लगा दिया। दिव्या ने गजरे पर हाथ रखा और गर्दन घुमाकर आदि को देखकर धीरे से बोली, आप। आदित्य ने उसका हाथ थामा और हाँ में सर हिलाकर कहा, हाँ हम। दिव्या शर्मा गई और उठने लगी। आदि भी खड़ा हो गया। कुछ चाहिए आपको? आपका वक्त। कमरे में चले। दिव्या ने घबराते हुए हाँ का इशारा किया और उसके पीछे पीछे कमरे में आ गई। दिव्या ने कुंडी लगाई और उसके पास आकर खड़ी हो गई। बोलिए। आदित्य ने अचानक उसे कमर से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। दिव्या थोड़ा घबराते हुए, थोड़ा शर्माते हुए उसे देखने लगी। आदित्य ने उसके चेहरे के बेहद करीब चेहरा करके धीरे से कहा, आप डर रही हैं? दिव्या ने धीरे धीरे नामे सर हिला दिया। आदि ने उसके गाल की ओर ओंठ किए तो उसने नर्वस होकर आंखें बंद कर ली। आदित्य उसके गाल को चूमने वाला था, पर उसके चेहरे के मासूम भावों को देखकर उसे और भी प्यार आ गया और आज पहली बार वो अपने आपे को खोकर दिव्या के ओंठों के करीब आ गया। दिव्या के थरथराते लबों को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आदित्य ने दिव्या के ओंठों को अपने ओंठों से छू दिया। उसने कसकर मुट्ठी बांध ली और सहमी सी खड़ी रही। दिव्या के पूरे बदन में बिजली सी दौड़ गई। आदित्य ने उसे कमर से छोड़ दिया। दिव्या ने आंखें खोली और आदित्य को देखकर शर्मा कर नजरें चुरा ली। आपको बुरा तो नहीं लगा? दिव्या ने आदित्य की ओर देखा, एक पल कुछ नहीं कहा और अचानक आदित्य की ओर कदम बढ़ा दिए। दिव्या ने आदित्य के सीने से लगकर कहा, हमें कभी छोड़कर मत जाइएगा। हमने सबको खोया है, पर अब आपको नहीं खो सकते। आदित्य ने नामे सर हिलाकर कहा, कभी नहीं। दिव्या ने नम आंखों से उसकी ओर देखकर कहा, पक्का? पक्का। आदित्य के कहते ही दिव्या ने उसके लबों को अपने लबों में भर लिया और किस करने लगी। पूरे 1 मिनट बाद दिव्या ने उसे छोड़ा और शर्मा कर नजरें चुरा ली। आदि हैरान था। जो लड़की उसके खुद को देखने पर भी उससे लग जाती है, वो आज सामने से आकर किस कर रही थी, वो भी इस तरह। सॉरी, पता नहीं आज कैसे हमसे ये। दिव्या बीच में ही रुक गई और नाखूनों को आपस में रगड़ने लगी। दिव्या से ज्यादा तो आदित्य शर्मा गया था। दोनों की धड़कनें साथ में धड़क रही थी। आदित्य और दिव्या की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। दिव्या नर्वस सी खड़ी थी। आदि ने उसे पानी का ग्लास देते हुए कहा, आप काम क्यों रही है? ये पीजिए। दिव्या ने पानी पिया और बैठ गई। आदि शर्माकर दरवाजे की ओर गया और कुंडी खोलकर कमरे से बाहर निकल गया। दिव्या ने बैठे बैठे ही दरवाजे की ओर झांकने की कोशिश की और गहरी सांस छोड़कर कहा, थैंक गॉड। हमें तो लगा वो क्या सोचते हैं हम भी। वो तो होश में मानने को भी तैयार नहीं है कि उनमें हमारे लिए फीलिंग आ गई है। दिव्या उठने लगी। बाहर आते वक्त हड़बड़ी में अचानक उसका पैर फूलदान से टकराकर मुड़ गया और पैर में मोच आ गई। आह! दिव्या की चीख सुनते ही आदि और साथ ही कुछ लोग उनके पास आ गए। दिव्या को पैर पकड़ा बैठा देख आदि घबरा गया और फिक्र में डांटते हुए कहा, कहाँ ध्यान रहता है आपका, अब रुकिए। बाकी लोग आदि का इशारा पाकर चले गए। आदि ने दिव्या का लहंगा थोड़ा ऊपर किया और उसका पैर देखा तो वो तुरंत ही फूल गया था। रुकिए, हम कुछ करते हैं। आदित्य ने उसे कोर्ट में उठा लिया और कमरे की ओर ले आया। दिव्या उसकी आंखों में देख रही थी। आदि का ध्यान सामने की ओर था। आदि ने उसे लेटाया और वैद्य को बुलवा दिया। वैद्य ने दिव्या को देखते ही आदि की ओर देखा और मना करते हुए कहा, माफ कीजिए रानी सा, पर हमको छू नहीं सकते। ये महल की मर्यादा के खिलाफ है। आदि किसी महिला वैद्य को जानते हैं तो बुला दीजिए। इन्हें मोच आ गई है। वैद्य बाहर चला गया। दिव्या ने आदि को डांटते हुए कहा, डॉक्टर तो डॉक्टर होता है, इसमें लड़का लड़की कहां से आ गया? इससे मर्यादा का क्या लेना देना? आदि ने गुस्से में कहा, आप राजस्थान से बाहर पली बड़ी है, इसलिए ऐसी बात बोल गई। आप रानी है, रानी। हमारे यहाँ कोई भी पर पुरुष रानीसा को हाथ भी नहीं लगा सकता। दिव्या ने हाँ में सर हिला दिया। वैद्य ने एक दाई माँ को भेजा।
उन्होंने दिव्या का पैर पकड़कर ठीक कर दिया। बदले में आदि ने उन्हें अपनी सोने की घड़ी दे दी। उन्होंने लौटाते हुए कहा, नहीं हुकुम सा, हमें ये नहीं चाहिए, पर हो सके तो महल में कोई काम दिला दीजिए। आदित्य किसी भी अजनबी को महल में रहने की इजाजत नहीं दे सकता था, पर दिव्या के बोलने पर वो भी मान गया। आदि को दाइमा में कुछ गड़बड़ लग रही थी, वरना कौन होगा जो सोने की घड़ी लौटा दे। आदित्य कुछ सोच ही रहा था कि किसी का फोन आ गया। आदित्य ने फोन उठाकर कान में लगाया। सामने से आवाज आए, हुकुम सा, साइट पर आग लग गई है। आदित्य ने दिव्या को कुछ नहीं बताया और कुछ आदमियों के साथ तुरंत ही साइट पर चला गया। दिव्या ने दाई माँ का नाम पूछा। अम्मा, क्या नाम है आपका? मीना। अच्छा, और क्या क्या कर लेती है? मैं खाना बहुत अच्छा बना लेती हूँ बेटी। दिव्या मुस्कुरा दी और उन्हें गुलाबों के साथ रसोई में भेज दिया। उनके वहां से जाते ही दिव्या को कुछ खटक गया। अरे, यहाँ राजस्थान में तो सभी औरतें राजस्थानी बोलती हैं, और खास तौर पर बुजुर्ग, पर ये अम्मा तो प्रॉपर हिंदी में बात कर रही थी। ऐसा क्यों? दिव्या सोच ही रही थी कि उसे ध्यान आया कि उसी ने कुछ दिनों पहले सबसे बोल रखा था कि उससे बात करते वक्त सब हिंदी ही बोले। दिव्या मुस्कुरा दी और उठकर अपने फैले हुए कपड़े समेटने लगी। उसके दिमाग में फिर उथल पुथल हुई, पर जब हमने ये कहा था तब तो ये अम्मा नहीं थी। पता लगाना पड़ेगा, कुछ तो गड़बड़ है। दिव्या को अब शक हो रहा था और वो उठकर चोरी छुपे रसोई की तरफ बढ़ गई। दिव्या छुपकर बाहर से अम्मा को खाना बनाता देख रही थी। अम्मा ने मुस्कुराकर तेज आवाज में कहा, बाहर से क्या देख रही हैं, अंदर आ जाए रानी सा, आपको अपनी स्पेशल रेसिपी देती हूँ। दिव्या घबरा गई और धीरे धीरे चलकर अंदर आ गई। आपने कैसे जाना कि हम बाहर खड़े थे? दिव्या के कहते ही अम्मा ने सामने पीतल के बर्तन में दिखाते हुए कहा, इसमें आपकी झलक दिख रही थी। दिव्या ने हामी भरी और उसे खाना बनाते देखने लगी। दिव्या को गुलाबों की आवाज आई, रानी सा, आपसे कोई मिलने आया है। दिव्या ने लहंगा समेटा और धीरे धीरे चलकर बाहर हॉल में आ गई। दिव्या ने देखा सामने बहुत से बच्चे थे। प्रहरी अंदर आते हुए चिल्लाया, बाहर निकलो, ये महल है, धर्मशाला नहीं। दिव्या ने चिल्लाकर कहा, बच्चे हैं वो, आप कैसे बात कर रहे हैं उनसे, चलिए जाए। दिव्या की बात सुनकर प्रहरी बाहर चले गए। दिव्या ने बैठते हुए एक बच्चे के गाल पर हाथ रखकर कहा, आप सब हमसे मिलने आए हैं? सभी बच्चों ने साथ में कहा, जी रानी सा। सभी बच्चे दिव्या को घेर कर बैठ गए। दिव्या ने सोचते हुए कहा, पर हमसे मिलने क्यों आना हुआ? कुछ चाहिए था आप लोगों को? बच्चों ने मना करते हुए कहा, जब आप बिहा के आई थी तो बच्चों को आपसे मिलने नहीं मिला था। आज हमने देखा, हुकुम सा चले गए तो हम आ गए। उनमें एक छोटी बच्ची भी थी जो बहुत शांत थी। दिव्या, अच्छा, कौन रोकता है आप लोगों को हमसे मिलने से? सभी, हम फिर तो समस्या हो गई। आप बहुत फूट रही है रानी सा। फूट रही हूं मतलब? बच्चों के साथ साथ गुलाबों भी हंस पड़ी। ये कहना चाह रहे हैं आप बहुत सुंदर है, गुलाबों ने कहा तो दिव्या भी हंस पड़ी। बच्चे जाने लगे तो दिव्या ने उन्हें रोककर सभी को चॉकलेट्स दी और फिर वो चले गए। बच्चों की जाते ही दिव्या ने गुलाबों से कहा, अरे तुम अब भी यहाँ हो, जानती हो ना उन्हें हमने आज ही रखा है, जाओ उन पर नजर रखो। गुलाबो चली गई। दिव्या कमरे की ओर चली गई। गुलाबो जब रसोई की तरफ आई तो उसने उस अम्मा को खाने में कुछ मिलाते देखा। वो अपनी कमर में बंदी पोटली से एक पेपर में रखा कुछ खाने में डाल रही थी। गुलाबों ने अंदर आकर उन पर चिल्लाते हुए कहा, थे जेका कर रही थी। जरूर हुकुम सा और रानी सा को मारने के लिए किसी ने भेजा होगा नाथ ने। थने तो मैं। गुलाबों ने इतना कहा ही था कि अम्मा रोने लगी। उन्होंने, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? मैं क्यों रानी सा या हुकुम सा के बारे में इतना बुरा सोचूंगी? मैं तो मध्य प्रदेश से यहाँ काम ढूंढती आई थी। मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। इतनी दूर से काम ढूंढने वास्ते आई थी। काम तो हर जगह मिल जाता है। शोर शराबा सुनकर दिव्या भी आ गई। दिव्या ने उसके हाथ में पोटली देखे और कुछ आदमी को इशारा करके अंदर बुलाया। आदमियों ने उसके सर पर बंदूक तान ली और कहा कि डाला थाने खाने में। गुलाबों ने कहा, बोलो कि डाला। ये तो मेरा अपना मसाला है जो मैं मध्य प्रदेश के जंगलों से ढूंढ कर लाई थी, और ये सिर्फ आपके खाने में जायका बढ़ाएगा और कुछ नहीं। दिव्या ने उसे खाना टेस्ट करने के लिए कहा, पहले ये खाकर दिखाओ। अम्मा ने मना कर दिया, नहीं, मैं कैसे खा सकती हूँ? आप लोगों के खाए बिना हम नौकरों का खाना अच्छा लगता है क्या? आदमी ने बंदूक पर जोर देकर कहा, खाती हो या? बुढ़िया ने खा लिया और उसे कुछ नहीं हुआ। दिव्या को अपने शक करने पर अफसोस हुआ और माफी मांगते हुए बोली, माफ कीजिए अम्मा, आजकल इतने दुश्मन पीछे पड़े हैं कि सब पर शक हो रहा है। दिव्या के इशारे पर आदमियों ने बंदूक नीचे कर ली और चले गए। दिव्या गुलाबों को उसके पास छोड़कर बाहर गार्डन में चली गई। रात हो चुकी थी पर हुकुम सा अब तक नहीं आए थे। दिव्या फुआरे के पास से गुजर रही थी, तभी उसकी नजर उस छोटी बच्ची पर पड़ी जो बहुत शांत थी। अरे, आप यहीं छूट गई। अच्छा, अपना घर बताइए, हम आपको आपके घर भिजवा देते हैं। दिव्या के इतना कहते ही बच्ची ने उसकी ओर देखा। बच्ची रोने लगी। दिव्या ने उसे गोद में उठा लिया और सीने से लगाकर चुप कराते हुए बोली, शांत हो जाए, कौन है आप?
बच्ची लगभग 3 साल की थी। वो कुछ बोल ही नहीं रही थी। दिव्या के बार बार पूछने पर उसने सिर्फ इतना कहा, हमारे माँ बापू मर गए। दिव्या ये सुनकर हैरान थी। उसने उसे शांत कराया और अंदर ले आई। सैनिकों से पूछने पर पता चला बच्ची के माँ बाप मजदूर थे जो आज साइट पर आग लगने से जलकर मर गए और बच्ची बच्चों के साथ खेल रही थी इसलिए बच गई। दिव्या ने बच्ची को दूध पिलाकर अपने कमरे में ही सुला दिया। वो नीचे आई तो आते हुए आदित्य को देखते ही उसकी ओर भागी और जाकर गले लगकर रोने लगी। आदित्य उसे रोता देख परेशान हो गया। कुछ हुआ है दिव्या? हमारे जाने के बाद कोई आया था यहाँ? आप कुछ बोलेंगी? दिव्या ने चिपके हुए ही रोते हुए कहा, हम किसी और बच्चे को अनाथ का जीवन जीता नहीं देख सकते। अभी उम्र ही क्या है उसकी? दिव्या और कुछ ना कह सके और आदित्य का हाथ पकड़कर कमरे में ले गई। आदित्य ने अपने बिस्तर पर मजदूर की बेटी को सोता देखा तो नाराजगी से कहा, महल में इतने कमरे हैं दिव्या, पर आपको हमारा ही कमरा मिला था? दिव्या ने हैरानी से देखकर कहा, आपको पलंग की पड़ी है? आदित्य, हाँ, वो बच्ची अकेली अनाथ नहीं हुई है, बहुत से बच्चों ने माँ बाप खोए हैं, तो क्या हम सबको महल में उठा लाए? दिव्या ने सर झुका लिया। आदित्य ने बच्ची को उठाकर फिलहाल दूसरे कमरे में भेजना चाहा और उठाने लगा। उठो, चलो दूसरे कमरे में जाओ, ये हमारा कमरा है। बच्ची आंख मलते हुए उठकर बैठ गई। आदित्य के इतने रूड बिहेव को देखकर वो रोने लगी। दिव्या ने उसे शांत कराने के लिए कहा, हप गंदे हुकुम सा, बेटू हुकुम सा कुछ नहीं करेंगे, आओ हम आपको दूसरे कमरे में ले चलते हैं। बच्ची रोए जा रही थी। आदि को एहसास हुआ उसने बहुत छोटी बच्ची को डांट दिया तो सर झुका लिया। दिव्या बच्ची को गोद में लेकर दूसरे कमरे में चली गई और उसे सुलाते सुलाते खुद भी सो गई। आदित्य कमरे के बाहर आकर दिव्या को सोता हुआ देखने लगा। कितनी मासूमियत है आप में, अनाथ होते हुए भी आप में इतने जज्बात कैसे हैं दिव्या? जिस दिन हमसे हमारे माँ बापू छिने उस दिन से हमारे लिए सबके दर्द राख बराबर हो गए, हमें सिर्फ अपने से मतलब बचा। जब हमने वह बचपन जिया है तो और किसी को वह बचपन जीता देख हमें दुख क्यों होगा? हमने भी तो अपना बचपन अकेले काटा है ना। जब हमें हमारे माँ बापू की जरूरत थी तभी हमसे हमारा सब छीन लिया गया। आदित्य को दिव्या को सोता देख बहुत प्यार आने लगा और उसने दिव्या की खुशी के लिए बच्ची के नाम पर एफडी करा दी और अगले दिन ही उसे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। सुबह होते ही आदि ने बच्ची को अनाथ आश्रम भेज दिया। दिव्या आदित्य के बाहर जाने के बाद किसी काम से हॉल की तरफ आई, तभी उड़ते हुए एक कागज उसके चेहरे से आ टकरा। दिव्या ने पेपर पकड़ा और देखने लगी। उसमें कुछ अजीब सी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। दिव्या को वो बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। ये यहाँ यूं ही तो नहीं आ सकता, जरूर ये किसी के लिए खुफिया चिट्ठी है, पर किसके लिए और महल में क्यों? तो हमारा शक सही जा रहा है, पता लगाना पड़ेगा। दिव्या ने देखा तो मीना अम्मा झाड़ू लगा रही थी। दिव्या समझ गई कि किसी ने जानकर उनके लिए ही कागज यूं डाल दिया था। दिव्या मुस्कुराई और कागज को आंचल में छुपाकर उनके पास आकर बोली, क्या अम्मा, आप छोड़िए ना ये सब, इतने लोग हैं यहाँ, रुकिए। दिव्या ने किसी को बुलाया और उसने झाड़ू लेकर लगानी शुरू कर दी। मीना का मुंह बन गया था। दिव्या ने अचानक पैर पकड़ते हुए कहा, कल बहुत जोर की लगी थी, देखिए ना अब तक पैर दुख रहा है। आप बुरा ना माने तो हमारे पैरों की मालिश कर दीजिए। वो क्या है ना, हम ये और किसी से नहीं करा सकते और आप तो इसी में माहिर है। दिव्या उन्हें अपने कमरे में ले आए। मीना जी दिव्या के पैर तो दबा रही थी पर उनका सारा ध्यान दरवाजे की ओर था। दिव्या ने टोकते हुए कहा, क्या हुआ अम्मा, कोई आने वाला था क्या? दिव्या के कहते ही वो हड़बड़ा गई, नहीं तो आप ज्यादा सोचती है रानी सा। दिव्या ने उसे जाने के लिए कह दिया। उसके जाते ही दिव्या ने दरवाजा बंद किया और कागज खोलकर बैठ गई। कुछ तो जरूरी है इसमें जो हम समझ नहीं पा रहे, वरना वह मीना जी इसके लिए इतनी परेशान ना होती। दिव्या ने ठीक से पढ़ने की कोशिश की पर फिर भी समझ नहीं आ रहा था। वो चलते हुए उसे समझने की कोशिश कर रही थी। उसे गुस्सा आने लगा और कागज उठाकर ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया। रखते ही उसकी नजर शीशे की ओर गई, तब समझ आया उसमें हिंदी ही लिखी हुई थी, पर इस तरह के उसे कांच के सामने रखने पर ही पढ़ सकते थे, उसमें उल्टे शब्द लिखे थे। दिव्या बहुत ज्यादा हैरान थी। ऐसा भी क्या करने आई है ये जिसके लिए इतनी ज्यादा तैयारी करके आई है? दिव्या ने पढ़ना चाहा पर फिर भी वो समझ नहीं आ रहा था। दिव्या ने बहुत दिमाग लड़ाया पर समझ नहीं पा रही थी। फेरू नारी मारा किसा, कटरी मरती पाड़ा, मेरू पर्वत आरा, आम केला पपाया, गाम आपा, लाली श्यामल सुपारी, गाड़ी चलेगी धूल उड़ेगी। दिन रात एक करके अब उन्हें बताना मत मारो या बचाओ, फंसेगा आदित्य। दिव्या के आखिर लाइन के अलावा और कुछ समझ नहीं आ रहा था। हुकुम सा कैसे फंसेंगे, क्या हुआ है और क्या होने वाला है? दिव्या सोच ही रही थी कि गुलाबों ने दरवाजा खटकाया और कहा, रानी सा भोजन तैयार है। दिव्या ने कागज संभाल कर रख दिया और बाहर आ गई। मीना अम्मा बार बार कुछ ढूंढ रही थी। दिव्या ने टोकते हुए कहा, कुछ ढूंढ रही है, कोई कागज तो नहीं? मीना ने हैरानी से उसे देखा। दिव्या ने थकी आवाज में कहा, बाहर कुछ कागज पड़े थे, पता नहीं क्या लिखा था।
हमने तो जलाकर आग ताप ली, आपके काम के तो नहीं थे। मीना ने ना में सर हिला दिया और अब चैन की सांस लेकर मन में कहा, अच्छा है इन्होंने जला दिए, कोई समझ लेता तो आफत हो जाती। दिव्या खाना खाकर कमरे में चली आई और पढ़ने की कोशिश करने लगी। दिन में तो छोटी ई की आती है, ये खटक रहा है। इस बार उसने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया और पेपर पर रख दिया। इत्तेफाक से उसे पूरी चिट्ठी के केवल पहले शब्द ही दिख रहे थे। दिव्या ने अब पढ़ लिया। फैक्ट्री में आग लगा दी, अब उन्हें मत मारो, फंसेगा आदित्य। दिव्या ने पढ़ा और हैरान हो गई। उसने आदित्य को फोन करने के लिए फोन ढूंढा पर अचानक उसे चक्कर आने लगे और फोन हाथ से गिर गया। दिव्या बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके गिरते ही मीना कमरे में आ गई। दिव्या को बेहोश देखकर मुस्कुराकर बोली, काम हो गया। अगर कल ही तुम्हें जहर दे दिया होता तो सबको मुझ पर ही शक हो जाता। कल के नाटक से तो मैं बच गई और अब किसी को पता भी नहीं चलेगा ये मैंने किया है। मीना की नजर पलंग में पड़े चिट्ठी पर पड़ी। ये यानी इसने झूठ बोला। मीना ने चिट्ठी पढ़ी और मन में कहा, प्लान चेंज हो गया, अब इसे नहीं मारना है। अरे काश पहले पढ़ ली होती। मीना दवाओं के बारे में बहुत जानकारी रखती थी, बिना किसी के पता चले उसने दिव्या को जहर का एंटीडोट दे दिया। दिव्या को बेहोश पड़ा छोड़ वो कागज उठाकर भाग गई। इस महल से ऐसे भागी तो सबको शक हो जाएगा। नहीं, रुकना पड़ेगा। इसने पढ़ लिया होगा तो। नहीं, कैसे पढ़ेगी, इसे समझ थोड़ी आएगी हमारी कोड। मीना अपने कमरे में चली गई। आदित्य घर आया और खाना खाने ही वाला था कि मीना ने गिरने का नाटक कर दिया। वो खाना छोड़कर पहले उसके पास चला गया। मीना ने आकर बैठ गए, थाली छीन कर कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, आप दूसरा ले लीजिए हुकुम सा, उम्र हो गई है, लिहाज कीजिए। आदि ने अपनी प्लेट उन्हें दे दी और वो जल्दी जल्दी खाने लगी। आदित्य ने दूसरा खाना लगवाया और खाकर कमरे में चला आया। मीना खाना खाकर अपने कमरे में जाते ही एंटीडोट ढूंढने लगी और ढूंढते ही खाकर सो गई। आदित्य ने दिव्या को सोते देख मन में कहा, ये क्या कमरे में आते ही सो जाती है, जब देखो सोती मिलती है। आदित्य उसे उठाने की कोशिश करने लगा पर दिव्या तो असल में बेहोश थी। आदि के उसे हिलाने पर भी वो तस से मज ना हुई। दिव्या को छूने पर आदि ने पाया वो ठंडी पड़ गई थी। आदित्य ने उसके हाथ को हाथ में लेकर रगड़ना शुरू कर दिया और परेशान होने लगा। दिव्या, दिव्या आप ठीक है ना? आदित्य ने दाई माँ को बुला लिया। उसने दिव्या के मुंह में कुछ पत्ते का रस निकालकर डालकर आदि से कहा, आप घबराइए मत, शायद थकान हो गई है। आदि ने हाँ में सर हिला दिया और मीना चली गई। आदित्य ने बाकी सब संभाल लिया था पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि फैक्ट्री में आग लगाई किसने, क्योंकि राजवर्धन तो अभी जयपुर में है। अब कौन पुराना दुश्मन पैदा हो गया, आदि को समझ ही नहीं आ रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो हे गाइस, ये था हमारा इस स्टोरी का पहला एपिसोड। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। साथ ही अगर आप ऐसी ही और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पर जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे नेक्स्ट एपिसोड आपको उतना ही जल्दी मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।